अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आप सबके सामने लाई हूँ पाकिस्तान के नंबर 1 मोस्ट डिमांडिंग, मोस्ट रोमांटिक और बहुत इंटरेस्टिंग नावल यानी कि कैसे तेरे इश्क को कंप्लीट। आपके बहुत स्टार पर हम इसे पेश कर रहे हैं, वरना ये नावल फॉर सेल था, लेकिन क्योंकि मलीशा राना का ये नावल है और मलीशा राना का ही चैनल, तो इस वजह से हम इसे यहाँ पर पोस्ट कर रहे हैं ताकि आप इसे पढ़ सकें और बहुत इंजॉय करें। लेकिन उससे पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस और वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में भी हमें अपनी राय से ज़रूर नवाजना है ताकि हमें मालूम हो सके आपको हमारा ये सरप्राइज़ कितना पसंद आया। तो चलें अब हम इस नावल को पढ़ना शुरू कर रहे हैं। कैसा ये तेरा इश्क अज़ कलम मलीशा राना मुकम्मल नावल। कमरे में खूब अंधेरा छाया हुआ था, जबकि सामने सोफे पर कोई टांग पर टांग रखे बैठा बार बार अपने हाथ में मौजूद लाइटर को जला बुझा रहा था। एक यही आवाज़ थी जो इस सन्नाटे को ख़त्म करने का बायस बन रही थी। कौन? खौफ के मारे उसकी ज़ुबान भी उसका साथ देने से मना कर रही थी, इसीलिए इसके मुंह से अल्फाज टूट फूट कर अदा हो रहे थे। कहाँ पर है वो? वही सोफे पर बैठा शख्स लाइटर को बुझाकर भारी और गुस्सीली आवाज़ में बोला। कौन? कहाँ पर है? तेरे वाली साथ वाली लड़की कहाँ पर है? बोलने के साथ ही वो शख्स वहाँ से उठा और भारी कदमों के साथ उसके करीब आने लगा, जिनकी आवाज़ खौफ से उसकी जान लेने का बायस बन रही थी। देखिए सर, आप जो कोई भी हैं, आई एम रियली सॉरी कि वो थप्पड़ मैंने आपको मारा था, जिसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा भी हूँ। लेकिन क्या नाम है उसका और कहाँ रहती है वो? सर, आपको इससे क्या, और जहाँ भी रहती हो वो, मैं आपसे माफ़ी मांग रही हूँ ना, और इसकी कोई गलती नहीं है इसमें। मैंने कहा बता कहाँ रहती है वो। उसके करीब आकर वो शख्स ज़ोर से धड़ा था, जिस वजह से वो खौफ से उछल पड़ी, मगर बोली कुछ नहीं। मैंने भी बता दिया है आपको इस मामले में उसकी कोई गलती नहीं है, और हाँ सॉरी कर दी है मैंने आपको, माफ़ करना ना करना आपकी मर्ज़ी है। अब जा रही हूँ मैं। अपनी बात कहते ही वो दरवाजे के करीब जाने लगी, जबकि अचानक उस शख्स ने उसे बालों से दबोच लिया और मज़ीद चलने से रोका। तू समझती क्या है खुद को? हाँ, तू जानती नहीं है कि इस बार तेरा सामना किससे हुआ है और कौन हूँ मैं? इतना लोग गुनाह करने से नहीं डरते जितना मेरा नाम लेने से उन्हें खौफ आता है, और तेरी इतनी औकात जो तू मुझे थप्पड़ मारे। तेरे साथ तो मैं वो करूँगा जिसे देखकर लोग खौफ से अपनी बेटियों को मार देना ज़रूर पसंद करेंगे, लेकिन घर से बाहर निकालना नहीं। अनाया आज बहुत खुश थी। वजह आज उसके वालिद जमाल साहब का काफ़ी दिनों बाद घर वापस लौट कर आना था, इसलिए अनाया सुबह सवेरे ही उठकर किचन में घुसकर जमाल साहब के लिए नाश्ता बनाने में मसरूफ़ थी। अभी वो पराठों के लिए पेड़े ही बना रही थी जब सुरैया मुलाजमा अनाया के पास चली आई। बीबी जी लाए, मैं भी काम में कुछ मदद कर दूँ? आपको भी तो यूनिवर्सिटी जाने के लिए देर हो रही है। नहीं नहीं सुनैया आपी, आप जाएं यहाँ से, मुझे हेल्प नहीं चाहिए। आज के सारे काम मैं खुद ही अपने बाबा के लिए करूँगी। आखिर इतने दिनों बाद मेरे बाबा वापस घर आए हैं, फिर भला इस गोल्डन चांस को मैं कैसे गवा दूँ? मसरूफ़ से अंदाज में वो अनाया ने पेड़े बनाते हुए सुरैया को सहूलत से इनकार कर दिया। सुरैया अनाया की अपनी बाबा के लिए मोहब्बत देख हल्का सा मुस्कुरा उठी थी। बीबी जी आप कितनी मोहब्बत करती हैं साहब जी से, लेकिन साहब जी को फिर भी तरस नहीं आता। उन्होंने तो कभी आपसे प्यार से बात भी नहीं की। बड़े वैसे जालिम हैं साहब जी, जो अपनी मासूम सी बेटी और साबिर बेटी से नफरत करते हैं। उन्हें तो खुदा के हज़ूर शुक्र अदा करना चाहिए, जबकि वो है कि आपको मनूस कहते हैं और समझते भी हैं। जमाल साहब का तस्वुर करते सुरैया बेगम ने अफसोस किया। वहीं एक पल के लिए तो अनाया के हाथ भी इस एक बात पर काम करते हुए रुक गए थे, लेकिन अगले ही पल वो खुद को संभाल चुकी थी और एक ठंडी हवा भरकर मुस्कुराते हुए फिर से काम करने लगी। सुरैया आप भी आप देख लीजिएगा, इंशाल्लाह एक ना एक दिन मैं अपने बाबा का मोहब्बत और दिल जीतने में कामयाब हो जाऊंगी, और मुझे इस बात का आने का शिद्दत से इंतज़ार है। अच्छा आप जाकर देखें तो कि बाबा उठे या नहीं। अनाया ने बात पलट दी तो सुरैया भी जी बीबी जी कहकर किचन से बाहर निकल गई। नाश्ता तैयार करके अनाया ने खुद जल्दी से थोड़ा बहुत नाश्ता किया और फिर जमाल साहब के लिए नाश्ता ट्रे में सजा इनके कमरे की सिमत चल पड़ी। आज सुबह से ही वो बहुत मसरूफ़ थी, जिस वजह से उसे यूनिवर्सिटी के लिए भी काफ़ी देर हो गई थी, लेकिन इस बात से भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, क्योंकि आज बात उसके बाबा का दिल जीतने की थी। जमाल साहब के कमरे के करीब पहुंचकर अनाया ने एक लंबी सांस लेकर खुद को कंपोज किया और फिर बाई हाथ की दो उंगलियों को दोहरा करके कमरे के दरवाजे को नॉक कर दिया। कौन है? जमाल साहब गुस्से से दरियाफ्त कर रहे थे। बाबा मैं हूँ अनाया, क्या मैं अंदर आ जाऊँ? अनाया डरते हुए कमरे में दाखिल होने की इजाज़त तलब कर रही थी। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें सुबह सुबह अपनी मनहूस शक्ल मुझे दिखाने की। मैं नहीं चाहता कि मेरा सारा दिन ख़राब गुजरे। और वो सुरैया कहाँ पर है? मैंने कितनी दफ़ा कहा कि मेरा हर काम वही करेगी, इसलिए तुम दफ़ा हो जाओ यहाँ से, और मेरे कमरे से बाहर निकलने से पहले तुम यूनिवर्सिटी चली जाना, ताकि मुझे तुम्हारी शक्ल ना दिखनी पड़े।
जमाल साहब बगैर किसी लिहाज के मुसलसल अनाया को अपने अल्फाज से कहर कर रहे थे, मगर अब अनाया को भी इन सब बातों की आदत हो गई थी। वजह बचपन से ही जमाल साहब की उसकी ज़ात से बेपनाह नफरत थी, क्योंकि जमाल साहब की बीवी और अनाया की माँ अनाया की पैदाइश के वक्त ही खाले की हकीकत से जा मिली थी, और जमाल साहब अपनी बीवी की मौत की जिम्मेदार अनाया को समझते थे। माँ की मौत का गम और माँ की मोहब्बत की कमी तो अनाया को भी बचपन से ही थी। वो अपने बाप की मोहब्बत और शफकत के लिए भी हमेशा तरसती रही थी। अनाया से दूर रहने की खातिर जमाल साहब नौकरी भी ऐसी करने लगे थे जिनमें उन्हें पाकिस्तान से बाहर दुबई में ही रहना पड़ रहा था, और अनाया की देखभाल के लिए उन्होंने सुरैया को रखा हुआ था, जबकि वो भी हर माह में 2 दिनों के लिए पाकिस्तान आते। तब अनाया हमेशा उनका दिल जीतने की जद्दोजहद में मसरूफ़ दिखाई देती, लेकिन हमेशा से ही उसे नाकामी का सामना करना पड़ता। बाबा, मैंने आपका पसंदीदा नाश्ता बनाया, प्लीज़ खा लें। काफ़ी देर तक खुद को कंपोज करके अनाया ने अपने आने की वजह बताई। वहीं जमाल साहब भड़क उठे। तुम्हारा मसला क्या है? क्यों सुकून से रहने नहीं देती मुझे? जब देखो पीछे ही पड़ी रहती हो। अच्छा ठीक है, जाओ तुम, खा लूँगा मैं ये नाश्ता, तुम किचन में रख दो, और अब मुझे डिस्टर्ब मत करना। कितनी बेशर्म हो तुम, बचपन से लेकर अब तक 1000 दफ़ा तुम्हें मना कर चुका हूँ, मुझसे दूर रहने के लिए कह चुका हूँ, फिर भी तुम्हारे दिमाग में इतनी सी बात नहीं घुसती। जाओ अब। जमाल साहब के लहजे और बातों से उदास होकर अनाया ने नाश्ता किचन में रखा और खुद अपने कमरे में जाकर बैठ गई, और साइड टेबल पर मौजूद अपनी माँ की तस्वीर को उठा के सीने से लगा के फुट फुट कर रोने लगी। मम्मा, आप क्यों हमें छोड़ के चली गई हैं? आज अगर आप हमारे साथ होती तो हम सब कितनी पुरसकून और खुशियों भरी ज़िंदगी गुजार रहे होते। मम्मा, मौत ज़िंदगी तो अल्लाह जी के हाथ में है ना, फिर क्यों बाबा आपकी मौत की जिम्मेदार मुझे ठहराते हैं? मेरा क्या कसूर है मम्मा? बहुत तकलीफ़ होती है मुझे खुद को बाबा के लिए नफरत देखकर। काफ़ी देर तक रोकर अपना दिल हल्का करते हुए अनाया को यूनिवर्सिटी के लिए बहुत देर हो गई थी। तब उसे अचानक नाजिश की याद आई, जो यकीनन उसके थोड़ा सा लेट और हो जाने पर खुद उसके घर ही चली आती। तभी अनाया ने अपनी माँ की तस्वीर को चूमकर साइड टेबल पर रखा और अपने कपड़े लिए बाथरूम में दाखिल हो गई। मुंह हाथ धोकर, जो आंसू की वजह से खराब हो चुका था, उसने कपड़े तब्दील किए और वापस कमरे में आकर अपनी चादर लेने के बाद बैग को कांधे पर लटकाए वो घर से बाहर निकल गई, जहाँ उसका पर्सनल रिक्शा जो उसे पिक एंड ड्रॉप करता था वो कब से वहीं पर ही खड़ा था। अनाया को शर्मिंदगी तो बहुत हुई, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी, इसलिए चुपचाप रिक्शे में बैठ गई। रिक्शे से उतरकर जैसे ही अनाया यूनिवर्सिटी में दाखिल हुई तो उसकी सोच के बरअक्स नाजिश बचाए उस पर गुस्सा करने के गेट के पास खड़ी आज उसे बहुत खुश दिखाई दे रही थी। वरना हमेशा जब भी वो अनाया को 5 मिनट की देर हो जाती तो अच्छी खासी क्लास लगाती थी वो उसकी। नाजिश उसकी एक यही तो अनाया की बेस्ट फ्रेंड थी, जो उसे समझती भी थी और मोहब्बत भी करती थी। क्या बात है नाज, तुम इतनी खुश क्यों हो? अनाया खुद भी मुस्कुराते हुए गेट से अपनी क्लास की जानिब कदम बढ़ाते हुए नाजी से सवाल करने लगी। अनाया, अनाया, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ यार। तुम्हें पता है कि मैं अपनी दादी से मिलने जा रही हूँ? एक कहका लगाते हुए पुरजोश से अंदाज में नाजिश ने अनाया को अपनी खुशी की वजह बताई। वो इसलिए आज इतनी खुश थी क्योंकि काफ़ी अरसे बाद वो अपनी दादी से मिलने जा रही थी। अरे वाह नाज, ये तो सच में बहुत खुशी की बात है। माशाल्लाह से बहुत लकी हो तुम जो तुम्हारे पास सभी रिश्ते हैं, मेरी तरह नहीं जो अपने बाबा की मोहब्बत के लिए भी लाखों दुआएं करती है। अनाया पल में ही उदास हो गई थी। नाजिश जो वो तो अनाया की रग रग से वाकिफ थी, फिर भला अब क्यों ना समझती, इसलिए उसका ध्यान बांटने की खातिर उसके कांधे पर बाजू रखते हुए अनाया को अपने करीब कर लिया उसने। यार अनाया, तुम्हें नहीं पता कि जब मैं 1 साल की थी तब लास्ट टाइम गई थी अपनी दादी से मिलने, फिर न जाने क्यों बाबा ने बहुत सख्ती से मना कर दिया कि दादी से मिलने मत जाना। मैं हर बार पूछती हूँ लेकिन उन्होंने नहीं बताया मुझे। बट यार अनाया, एक दफ़ा मैंने मामा की बातें सुनी थी कि जो मेरी फूफो थी ना, उनके साथ कुछ हुआ था वहाँ पर, बहुत बुरी हालत में मिली थी वो उन्हें, और फिर शायद उनका इंतकाल भी हो गया था। लेकिन खैर छोड़ो, हम तो जाएंगे वहाँ पर, बहुत मज़ा आएगा यार। नाजिश की खुशी इसके हर अंदाज से साफ झलक रही थी। जब कनाया थोड़ा सा उदास हो गई, वजह उसकी बेस्ट फ्रेंड का उससे इतने दिनों के लिए दूरी था। वो सब तो ठीक है नाज, लेकिन कब तक वापस आओगे तुम? मैं तो बहुत मिस करूँगी तुम्हें। एक तुम ही तो हो जिसके साथ गुजारा गया वक्त कुछ पल के लिए ही सही मगर मुझे खुशी और सुकून देता है। और हेलो मैडम, मैं अकेली नहीं जा रही हूँ कहीं भी, समझी? तुम भी मेरे साथ चल रही हो। अनाया को उदास होते देख नाजिश ने फ़ौरन उसे अपना प्लान बता दिया। वही अनाया हैरानगी के मारे एक कदम ही मजीद न चल पाई और इसी जगह रुककर आंखें फाड़े नाजिश को देखने लगी। नहीं नहीं नाज, मैं भला ऐसे कैसे जा सकती हूँ तुम्हारे साथ? तुम्हें मालूम है ना बाबा का, वो मुझे नहीं जाने देंगे, और वैसे भी तुम अपने इस रिश्तेदारों से मिलने जा रही हो, मैं कैसे चली जाऊँ? कितनी बुरी लगूंगी मैं। अनाया सर झुकाए बोली। वो फिर से उदास हो गई थी। अनाया, क्या हो गया यार? मेरी फैमिली क्या तुम्हारी कुछ नहीं लगती? और वैसे भी हम इंजॉय करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए तुम चल रही हो मेरे साथ, समझी? और रही बात अंकल की, तो उन्हें कौन बताएगा? हम वापस भी आ जाएंगे और तुम देखना उन्हें खबर भी नहीं होगी। अच्छा ये बताओ कि अब अंकल वापस कब जाना है? अनाया ने फ़ौरन नाजिश ने फ़ौरन अनाया के सामने आसान सा हल पेश कर दिया, लेकिन अनाया अभी भी मुतमिन नहीं थी। शायद परसों। परसों चलो सही है फिर, बस फिर इससे अगले दिन हम चले जाएंगे और 2 दिन बाद वापस भी आ जाएंगे। प्लीज़ अनाया, प्लीज़ यार, तुम्हें नहीं पता मैं कितनी मुश्किल से मैंने अपनी फैमिली को मनाया है, बहुत मुश्किल से यार। उन्होंने सिर्फ 2 दिन के लिए दादी के पास जाने की इजाज़त दे दी है। प्लीज़ यार देखो अनाया, अगर तुम मेरे साथ नहीं गई ना तो मैं भी नहीं जाऊँगी और तुमसे कभी बात भी नहीं करूँगी, तो सोच लो तुम।
नाजिश के धमकी देने पर अनाया को हमें भरनी ही पड़ी, क्योंकि वो अपनी इकलौती दोस्त की नाराज़गी सहने की खुद में हिम्मत नहीं पाती थी। ठीक है, मैं चलूँगी तुम्हारे साथ, लेकिन नाज मुझे ना जाने क्यों डर लग रहा है। जैसे कि तुमने बताया कि तुम्हारी फूफो के साथ कुछ हुआ था वहाँ, तो कहीं हम वहाँ जाकर कोई गलती। अनाया यार कैसी बातें कर रही हो, अगर किसी के साथ बुरा होना हो, किस्मत में लिखा हो ये, तो कल बैठे भी उसके साथ हो सकता है। अगर हम सब ऐसे डर कर ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देंगे तो ज़िंदगी को जी नहीं सकेंगे, समझी पगली। अनाया को खौफजदा होते देख नाजिश उसे समझाने लगी थी, फिर अचानक उनके पास ज़ुबैर आ गया। कहा, क्या हुआ गर्ल्स, क्या बातें चल रही हैं। अनाया को नज़रों के सार में लिए ज़ुबैर उसे सवाल करने लगा। वहीं ज़ुबैर का अनाया को घूरना नाजिश नोट कर रही थी। तभी अनाया को हल्का सा अपने पीछे करते हुए वो खुद ज़ुबैर के सामने हो गई। ज़ुबैर, तुम यहाँ कैसे हो। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ कि क्या बातें कर रहे थे। जवाब तो ज़ुबैर नाजिश को दे रहा था, मगर नज़रें उसकी अभी भी अनाया पर ही ठहरी हुई थी। कुछ नहीं, बस हमारी पर्सनल बातें हैं। नाजिश ने कुछ सख्त लहजे में ज़ुबैर को जवाब दिया, मगर वो अभी तक अनाया को ही देखने में मसरूफ़ था, जबकि अनाया मुकम्मल नाजिश के पीछे छुपे जा रही थी। ज़ुबैर अनाया को यूनिवर्सिटी के पहले दिन से ही बहुत पसंद करता था, लेकिन अनाया हमेशा ज़ुबैर से सिर्फ डरती थी, बल्कि वो तो सिर्फ हर किसी से ही बहुत ज़्यादा डरती थी। इसका यूनिवर्सिटी जाना भी सिर्फ नाजिश की ही बदौलत मुमकिन हो पाया था, वरना अगर वो ना होती तो शायद अनाया घर में रहकर टॉर्चर होते मुकम्मल पागल ही हो जाती। ज़ुबैर अभी भी अनाया को देखते हुए नाजिश से बातें करे जा रहा था। तभी उसकी नज़रों से घबराते हुए अनाया ने नाजिश की कमर को हल्का थपथपाते उसे यहाँ से जाने का इशारा दिया, जो नाजिश फ़ौरन ही समझ गई थी। अच्छा ज़ुबैर, हम चलते हैं, और दरअसल हमें कुछ ज़रूरी काम है, सो बाय। कहने के साथ ही वो नाजिश अनाया का हाथ थामे वहाँ से जाने लगी, जबकि अचानक ज़ुबैर ने अनाया का हाथ थामकर उसे जाने से रोक लिया। अपने हाथ पर किसी कलम से पाते ही अनाया ने सदमे से पलटकर ज़ुबैर की जानब देखा, जो इस वक्त घुटनों के बल बैठ चुका था। अनाया, रियली लव यू, विल यू मैरी मी प्लीज़। ज़ुबैर की इतनी ऊंची आवाज़ तो ज़रूर थी कि वहाँ से अपनी अपनी क्लासेस की तरफ रवां दवां स्टूडेंट रुककर उन्हें देखने लगे, जबकि अनाया खौफ के बाइस आंखें भरने लगी। मेरा हाथ छोड़ें। ये दो अल्फाज अदा करके अनाया ने रोना शुरू कर दिया, और अनाया को रोते देख नाजिश भी ज़ुबैर को उसका हाथ छोड़ने पर फोर्स करने लगी, लेकिन वो तो जैसे ठाने बैठा था कि आज अनाया को मनाकर ही दम लेगा। अनाया, समझो यार प्लीज़, मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे, और मुझे उम्मीद है कि आज मैं तुम्हें ज़रूर मना लूँगा, और तुम्हें मेरा जवाब हाँ में ही देना होगा। ज़ुबैर, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रही वो क्या कह रही है। अनाया का हाथ छोड़ दो फ़ौरन, नाजिश ने चीख कर कहा, लेकिन ज़ुबैर टस से मस भी ना हुआ। नाजिश, तुम बिल्कुल खामोश रहोगी। आई नो शी लव्स मी। ज़ुबैर ने अभी इतना ही कहा था जब अनाया ने गुस्से से अपना हाथ पूरा जोर लगाकर ज़ुबैर की पकड़ से अपना हाथ निकाला और इसी हाथ से ज़ुबैर के मुंह पर थप्पड़ दे मारा। आपकी हिम्मत भी कैसे मुझे छूने की, एक बात ध्यान से सुन लें और समझ लें, आई हेट यू सो मच। आप जैसे सभी मर्दों से नफरत है मुझे, सभी लोगों से, समझे आप। गुस्से की ज्यादती से अनाया की आवाज़ फट सी गई थी। वही ज़ुबैर और नाजिश समेत वहाँ मौजूद सभी लोग हैरानगी से अनाया के इस रूप को देख रहे थे। बात वो करो अनाया जिस पर पूरा तरस हो। एक बात बताओ मुझे, क्या कभी शादी नहीं करोगी तुम, या फिर अपनी इसी सहेली नाजिश से ही शादी करने का इरादा है तुम्हारा। अपने मुंह पर हाथ रखे ज़ुबैर ने शोलाबार नज़रों के साथ गुस्से से कहा, जिस पर अनाया आंखों में ढेरों आंसू ले मुंह पर हाथ रखकर वहाँ से भाग गई, और अनाया को भागते देख नाजिश दांत पीसते हुए ज़ुबैर से गोया हुई। तुम्हें तो मैं देख लूँगी कमीने इंसान, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। शहादत की मुड़ी उठाकर ज़ुबैर को धमकी देने के बाद नाजिश भी अनाया के पीछे तेज़ी से जाने लगी। अनाया, रुको तो यार। अनाया को तेज़ी से दोबारा से गेट की तरफ भागते देख नाजिश खुद भी उसके पीछे तेज़ी से चलती उसे आवाज़ें दे रही थी, लेकिन अनाया तो जैसे कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। अनाया, यार मुझसे भी नाराज़ हो क्या, अब मेरी भी बात नहीं सुनोगी। तेज़ी से दौड़कर अनाया की बाजू पकड़े उसे रोकने के बाद उसका रुख अपनी जानब किया नाजिश ने उससे सवाल किया, तो अनाया अपनी भीगी पलकों को उठाए तड़प कर नाजिश के गले लग गई। चुप करो प्लीज़, तुम जानती हो तुम्हारे आंसू कितनी तकलीफ़ देते हैं मुझे, प्लीज़ यार बस कर दो, और तुम देखना इस कमीने को तो मैं ऐसे सबक सिखाऊंगी कि याद रखेगा। चलो घर चलते हैं, वो तुम्हारा रिक्शा वाला भाई तो गया, अब पैदल ही जाना पड़ेगा यार, चलो अब। अनाया को तसल्ली देने के बाद उसकी कमर थपथपाकर उससे अलग होकर नाजिश ने उसे चलने का इशारा दिया, और वो दोनों पैदल ही यूनिवर्सिटी से बाहर निकल पड़ी, क्योंकि उन दोनों के घर यूनिवर्सिटी के करीब ही मौजूद थे। चलो जी, आ गया तुम्हारा घर, अब रोना नहीं प्लीज़ मेरी गुलाबो, हंसते हुए ही प्यारी लगती हो तुम। नाजिश ने पहले अनाया को उसके घर छोड़ा, तो फिर इससे रोने की तैयारियां करते देख समझाने के साथ एक बार फिर से अपने गले लगाकर अलग होकर अपने घर की तरफ चल पड़ी, जबकि अनाया जो नाजिश की मोहब्बत देखकर ही दोबारा रोने लगी थी, यूं ही आंसू बहाती घर में दाखिल हो गई। खुद को रोने से बाज रखने की खातिर वो मुंह पर हाथ रखे तेज़ी से अपने कमरे की तरफ जा रही थी, जब अचानक अनाया का टकराव जमाल साहब के साथ हो गया। अब क्या दिखाई देना भी बंद हो गया है तुम्हें, कहाँ ऐसे अंधाधुंध भागे जा रही हो तुम, और इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई तुम। जहाँ अनाया नम आंखों के साथ खौफजदा सी जमाल साहब को देख रही थी, वहीं वो अनाया पर गुस्से से बरसते ही जा रहे थे, जिस पर अनाया आंखों में मजीद ढेरों आंसू ले अपने बाप की बेहिसी को देखने लगी, जिन्हें ये दिखाई ना दिया कि वो रो रही है, बस उसे बातें सुनाने लग पड़े।
एक शिकवा ज़दा नज़र जमाल साहब पर डाले अनाया ने दोबारा से अपने कमरे की जान भागना शुरू कर दिया। जल्दी से दरवाज़ा लॉक किए बेड पर गिरकर रोने लगी। बदतमीज़ लड़की, पता नहीं समझती क्या है खुद को, कैसे मुझे इग्नोर करके चली गई। अनाया के जाते ही जमाल साहब ने गुस्से से कहा और घर से बाहर निकल पड़े। मम्मा, सारी दुनिया बहुत बुरी है। इस दुनिया में नाजिश के सिवा कोई भी ऐसा नहीं है जो मुझे समझ सके और दिल से मोहब्बत करे। अल्लाह जी, आपने मुझे इस दुनिया में भेजा ही क्यों? जो मेरे साथ सिर्फ बुरा ही होना था। खुशियाँ तो मेरे पास आने से भी शायद डरती हैं। मुझे नहीं मालूम अल्लाह जी कि लास्ट टाइम कब मैं दिल से खुश हुई थी। बेड पर गिरे अनाया अपने अल्लाह से बातें करे जा रही थी जब नाजिश की उसे कॉल आ गई। नंबर देखकर अनाया ने कॉल काट दी, मगर दूसरी तरफ भी नाजिश थी, यानी उसकी बेस्ट फ्रेंड। फिर भला वो कैसे ना समझती अनाया दुखी है, इसीलिए वो डिटो की तरह बार बार कॉल कर ही जा रही थी और अनाया भी हर बार कॉल को काटी जा रही थी। जब उसे कुछ ही सेकंड्स में नाजिश का एक मैसेज मौसूल हुआ, जिसे नम आंखों के साथ अनाया ने खोला। अनाया, अगर अब तुमने मेरी कॉल ना उठाई तो मैं भी तुमसे बहुत दूर चली जाऊंगी, तो सोच लो अब तुम। नाजिश का मैसेज पढ़ते ही जल्दी से अनाया ने खुद उसे कॉल कर दी, जो फ़ौरन रिसीव भी हो गई थी। क्या हो गया नाज, तुम ऐसी बात कर भी कैसे सकती हो? एक बार भी तुमने सोचा नहीं मेरे बारे में? तुम्हारे सिवा और है ही कौन मेरा? बोलो। और अल्लाह जी कभी भी ऐसा ना करे, अगर तुम भी मुझसे रूठ कर दूर चलेगी तो शायद मैं पागल ही हो जाऊंगी या फिर मर ही जाऊंगी। अच्छा लेव इट यार, छोड़ो इन सब बात को और हाथ आने शुरू कर दो लड़की, क्योंकि ये ट्रिप हमारी पूरी ज़िंदगी को बदलने वाली है। पूरी ज़िंदगी याद रखने वाले हैं हम इसे। तो पहले बता रही हूँ तुम्हें। अच्छा अनाया, एक बात तो मैं बताओ तुम्हें कि मैंने तो ऑनलाइन कैमरा भी ऑर्डर कर दिया ताकि वहाँ की हर चीज़ को हम अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर सकें। यार सच में बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। तो अब तुम बस ये बताओ कि अंकल कब जा रहे हैं वापस? अनाया हल्का सा गुस्सा करने के बाद जब फिर से रोने लगी, तब उसकी आवाज़ को फिर से भराई हुई महसूस की नाजिश ने तेज़ी से उसकी बात काट दी और साथ ही सवाल भी पूछ डाला। पता नहीं नाज, बाबा ने क्या पहले कभी मुझसे बात किया जो अब वो मुझे बताएंगे? चलो हम दोनों दुआ करते हैं कि या अल्लाह प्लीज़ कल सुबह लाजमी अंकल वापस दुबई चले जाएं, क्योंकि कल सुबह की शाम को ही हम दोनों ने गाँव के लिए निकलना है। लड़की बोलो आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा नाज, मुझे नींद आ रही है बहुत ज़्यादा, तो मैं सोने लगी हूँ। अनाया ने अपनी जुमाई रोकते नाजिश से काटने लगी। ठीक है मेरी जान, सो गुड नाइट एंड लव यू। नाजिश की बात पर अनाया मुस्कुराने लगी, क्योंकि दिन के 11 बजे कौन सी नाइट होती है। जबकि नाजिश ने भी हंसते हुए कॉल काट दिया। अनाया जब भी बहुत दुखी या स्ट्रेस में लेती तब भी वो खुद ब खुद गहरी नहीं सो जाती, उसका दिमाग मुकम्मल सुन हो जाता, इसलिए अब वो भी मिनटों में सो गई थी। कल के 11 बजे की सोई हुई इनायत दोबारा अगले दिन के 9 बजे उठी, तो सबसे पहले उसने सामने दीवार पर मौजूद घड़ी में टाइम नहीं देखा था और टाइम देखते ही वो हड़बड़ाते हुए उठकर भाग के कमरे से बाहर निकली। ओहो, इतनी लेट हो गई, तुम कैसे अनाया? खुद को डपटते हुए अनाया ने घर का इजाज़ा लिया तो उसे जमाल साहब कहीं भी दिखाई न दिए, वरना इस वक्त ज़्यादातर वो लॉन्च में मौजूद टीवी देख रहे होते। सुरैया बाजी, एक दफ़ा फिर से चारों तरफ अपनी नज़र घुमाते हुए अनाया ने किचन की तरफ जा रही सुरैया का आवाज़ दी। उसके रुख मोड़े अनाया के पास आ गए। बीपी जी कोई काम? जी वो नहीं, वो सुरैया बापी पापा कहाँ पर हैं? वो अभी उठी नहीं है क्या? सारी नज़रों के साथ अनाया ने अपनी बात पूछ ही डाली थी। बीपी जी वो जी साहब जी तो सुबह सुबह ही चले गए वापस। क्या बाबा सच में चले गए? जी बीपी जी वो तो सुबह सवेरे ही चले गए। जी आपको नहीं बताया क्या उन्होंने? सुरैया के सवाल पर अनाया ने अपनी निशानी लाते हुए मुस्कुराकर अपने कमरे में चले गई और फौरन अपना मोबाइल उठाए नाजिश को कॉल कर दी। नाज भाभी। जी बेटा। अनाया क्या हुआ? अनाया के खुद को भाभी कहने पर नाजिश भी भाभी बनने का ड्रामा करने लगी। नाज भाभी, तुम्हारी दुआ कबूल होगी क्योंकि बाबा चले गए वापस। क्या सच में? अरे वाह क्या बात है यार। अनाया अब जल्दी से तैयारी शुरू कर दो बस तुम। मैं अभी गाड़ी लेकर आ रही हूँ, फिर हम दोनों शॉपिंग के लिए चलेंगे। हंसते हुए तेरे मसूल करने के बाद नाजिश ने अनाया को अपना प्लान बता दिया, जिस पर वो हैरान हो गई। कैसी शॉपिंग नाज, तुमने पहले तो नहीं बताया? यार अनाया सोचो ना, दादी और मेरे कज़न्स के लिए गिफ्ट भी तो लेने चाहिए। अब ऐसे मुँह उठाकर तो नहीं जा सकते हम, इसलिए यार कुछ शॉपिंग करनी है तो बस तैयार रहो तुम, अगले 15 मिनट में इधर आ रही हूँ मैं। ओके। नाजिश की इतनी लंबी बात पर अनाया ने सिर्फ ओके कहकर कार काट दी और फिर जल्दी जल्दी तैयार होने लगी। जब ठीक 15 मिनट बाद उसे घर की घंटी बजती सुनाई दी, साथ ही उसे नाजिश की कॉल आने लगी। तब अनाया ने तेज़ी से अपनी चादर उठाई और उसे खुद पर ओढ़ते कमरे से बाहर निकल गई। सारा दिन वो दोनों शॉपिंग करती रही और फिर शाम के 4 बजे अनाया को इसके घर ड्रॉप किया। नाजिश खुद अपने घर जाकर तैयार होने लगी, तब जब तक अनाया भी बात लेकर नए कपड़े पहन चुकी थी। कुछ ही देर में उसे नाजिश की गाड़ी का हाल सुना दिया। तब नाया ने अपना बैग उठाया और खुद को एक नज़र आईने में देखकर वो जल्दी से सुरैया से मिलकर सब संभालने का बोले घर से बाहर निकल कर गाड़ी में बैठ गई और उसके बैठते ही नाजिश ने मुस्कुराते हुए गाड़ी स्टार्ट कर दी। अनाया, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं होगा यार कि कितनी एक्साइटेड हूँ मैं। सबसे ज़्यादा फेवरेट पोती हूँ मैं दादी की, हमेशा दादी ही मिलने आती थी मुझसे यहाँ, मगर आज पहली बार मैं उनसे मिलने जा रही हूँ दादू से।
ड्राइविंग करते हुए मुस्कुराने के साथ ही नाज़िश ने अनाया से कहा और फिर म्यूज़िक प्लेयर ऑन कर दिया। वो तो ठीक है नाज, लेकिन आंटी अंकल क्यों नहीं जा रहे हमारे साथ? म्यूज़िक प्लेयर को ऑफ करते हुए अनाया ने सवाल किया। तब नाज़िश एक नज़र उसे देख के फिर से सामने सड़क पर देखने लगी। तुम्हें मालूम तो है कि मम्मा तो बीमार रहती हैं यार, बाबा बिजी बहुत होते हैं, तो बाकी बच्चे मैं, इसलिए ये काम मुझे ही सरंजाम देना पड़ रहा है। दोबारा से हंसते हुए नाज़िश बोली तो अनाया अपने गोद में रखे हुए खुद के हाथों को मरोड़ने लगी। ये उसके डर की अलामत होती थी। जब भी वो उसे खौफ आता तो वैसे ही किया करती। मुझे बहुत डर लग रहा है नाज, कुछ ही देर में रात होने वाली है और हम दोनों यूँ अकेले इतनी दूर जा रहे हैं। अनाया रिलैक्स यार, तुम मेरे साथ हो, यानी नाजिश बलोच के साथ। यार मैं हूँ तो ना तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, जो भी होगा मैं सब संभालूंगी और आई प्रॉमिस कुछ भी नहीं होने दूंगी तुम्हें। सो चिल यार, मेरे होते हुए मेरे गुलाबों को कुछ नहीं होगा, कभी भी भरोसा करो यार। अनाया का कार खींचते हुए से फ्लाइंग किस देकर हंसते हुए नाजिश ने फिर से म्यूजिक ऑन कर दिया, काफ़ी लाउड भी कर दिया तो उसे। सिंगर के साथ साथ वो खुद भी गाना गा रही थी, जिससे काफ़ी हद तक पुरस्कुन होते हुए नाजिश भी अनाया भी इंजॉय करने लगी। गाँव तक का सफ़र काफ़ी लंबा था, इस वजह से अनाया कुछ ही देर में सो गई थी, जबकि नाजिश हल्का हल्का म्यूज़िक प्ले किए गाड़ी चलाती रही। सारी रात ड्राइव करने के बाद सुबह के 5 बजे का वक्त था जब नाजिश ने अनाया को आवाज़ दी। अनाया उठो यार, थोड़े ही दूर गांव रह गया, अब उठ भी जा मेरी स्लीपिंग ब्यूटी। अनाया का कान खींचकर एक मरतबा फिर से नाजिश के पुकाने पर अनाया जमाई रोकते हुए नींद से जाग गई और अंगड़ाई लेते हुए नाजिश को देखने लगी। इतनी जल्दी सुबह भी हो गई नाज? अच्छा तुम क्या सारी रात ड्राइव करती रही हो? अपने वालों को दोबारा से फ़ोन नहीं करते अनाया ने हैरानगी ज़ाहिर की। तो और क्या मजबूरी थी, अब मेरी तुमसे इतनी तो तौफीक होती नहीं कि खुद गाड़ी चलाना सीख लो, वरना थोड़ी देर मैं भी आराम कर लेती यार। अब तो मुझे शदीद किस्म की भूख भी लगी है, बस जल्दी से काम आ जाए ताकि पेट भरकर खा सकूँ मैं। वो देखो अनाया, बोर्ड पर 2 किलोमीटर का ही फासला रहता है, मतलब अब आराम कर सकूँगी मैं। यार सच में बहुत थक गई हूँ। अपना सर सीट की पुश्त पर टिकाए नाज़िश अनाया से बात कर रही थी जब अचानक सड़क से कुछ फासले पर 3 गाड़ियाँ खड़ी देख वो मुतवज्जा हो गई। इन गाड़ियों में से काफ़ी लंबे लंबे आदमी निकल रहे थे और सड़क पर चलते हुए वो वहाँ मौजूद एक लड़के और लड़की के पास गए, जिसे शायद उन्हीं के आदमियों ने पकड़ा हुआ था। उनके करीब जाते ही 2-3 लोगों ने इस लड़की को बेदर्दी से पीटना शुरू कर दिया, जबकि लड़की को बाजू से खींचकर किसी के हवाले कर दिया गया, जो अगले ही पल उस लड़की को मजबूती से दबोच चुका था। ये सब होते देख नाजिश ने फ़ौरन गाड़ी को ब्रेक लगाए, गुस्से से सामने मौजूद मंजिल को देखने लगी। क्या हुआ नाज, तुमने ब्रेक क्यों लगाई, वो भी आधे रास्ते में? सुनसान रास्ते में नाजिश को गाड़ी रोकते देख अनाया सहम कर बोली, जबकि नाजिश अपने सामने कुछ फासले पर मौजूद आदमियों को गुस्से से घूरे जा रही थी। यार तुम्हें सामने दिखाई नहीं दे रहा क्या कि कैसे इस बेचारे लड़के को मार रहे हैं वो लोग? गुस्से से पेशाने पर बड़ डाले नाजिश अभी भी वहीं पर ही देख रही थी। देख रही हूँ मैम, मगर नाज हम इनकी मदद नहीं कर सकते, बल्कि उन्हें बचाने के चक्कर में तुम हमें भी मुश्किल में डालवा दोगी। बस फ़ौरन गाड़ी स्टार्ट कर दो और चलो यहाँ से। नहीं नहीं अनाया, ये गलत है, तुम रुको तो सही, मैं देखती हूँ इन्हें कि कैसे वो किसी को मार पीट सकते हैं। अनाया को गाड़ी में ही रहने का इशारा करती है नाजिश खुद गाड़ी से बाहर निकली और अपने सामने मौजूद इन लोगों से कुछ फासले पर खड़ी होती ऊंची आवाज़ में उन्हें मुखातिब किया। और हेलो जाहिलो, पीछे हटो, क्यों मार रहे हो इनको? फ़ौरन छोड़ दो इन्हें, वरना मैं अभी पुलिस को कॉल कर रही हूँ। अचानक इस सुनसान माहौल में किसी लड़की की आवाज़ को सुनकर वह सभी गुंडे अपने नज़रों का रुख नाजिश की जानिब कर चुके थे, जबकि उनमें से एक ने ऊंची आवाज़ में अपने मालिक को पुकारा। मालिक देखे ज़रा, नई चिड़िया आई है। इस गुंडे के इतना कहते ही इन सभी का मालिक, जो इस लड़के के साथ मौजूद लड़की को पेट की तरफ से पकड़े हुए था, इससे ज़मीन पर धक्का दिए पलटा और अपनी शर्ट की हुड्डी को सर पर डाले नाजिश को गौर से देखने की खातिर उसके पास आने लगा। उनके मालिक अपनी जानेब बढ़ते देख नाजिश को अजीब सा खौफ आया। कुछ तो ऐसा ज़रूर था शख्स में जो नाजिश जैसी लड़की को खौफजदा कर गया। तभी वो तेज़ी से वापस गाड़ी में भाग गए और फ़ौरन गाड़ी स्टार्ट किए फुल स्पीड में चलानी शुरू कर दी। वहीं दूसरी जानब सभी गुंडे अनाया और नाजिश को जाते देख ऊंचे ऊंचे कहके लगाने लगे, जबकि उनका मालिक अजीब सी नज़रों और संजीदगी से उन्हें जाता देख रहा था। रुका था ना मैंने तुम्हें नाज, अब जाओ बनो हीरोइन, वापस क्यों आ रही हो तुम? ओके फाइन, सॉरी यार, स्टॉप इट अनाया, मजाक तो मत उड़ा मेरा। वैसे क्या पागल लोग थे वो यार, मुझे उन्होंने चिड़िया कहा, क्या मतलब होगा इसका? अपने ध्यान ड्राइविंग के एक सीमित मरकूज़ किया नाजिश ने कुछ देर पहले वाली बात दोहराई। इसलिए मना करी थी मैं तुम्हें। अच्छा रिलैक्स, गुंडे थे वो नाज, और गुंडे ऐसे ही होते हैं। पता नहीं तुम्हें क्या मसला है जो हर किसी से पंगे लेने का शौक है। यार बात पंगे लेने की नहीं, तुमने देखा नहीं कैसे बेरहमी से मारे थे वो उन्हें। एंड यू नो वाट, कि मुझसे नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं होती। गुस्से से स्ट्रेनिंग पर हाथ मारते नाजिश ने अपना गुस्सा कम करना चाहा। नाइंसाफ़ी मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हो पाती, मगर नाज हम अनजान है इस इलाके में, यहाँ के रिहायशी तक तो मदद कर नहीं पाते एक दूसरे की, वरना आज ऐसे ना हो रहा होता। तो खुद सोचो तुम नाज कि हम दो अनजान लड़कियाँ भला कैसे क्या कर सकती थी। अच्छा बस छोड़ो इस मौजू को और भूल जाओ इस वाक़े को। वो देखो गाँव आ गया है, तुम्हें मालूम है ना तुम्हारी दादी का घर कहाँ पर है?
खुद को पुरस्कृत करते अनाया ने नाजिश का भी ध्यान बांटना चाहा, जिसमें वो कामयाबी हुई, क्योंकि नाजिश आंखें फैलाए अनाया को देखने लगी। दादी का घर। ओ नो यार अनाया, ये तो मुझे मालूम ही नहीं, अब एड्रेस कैसे याद रखूँगी। बट कोई बात नहीं, हम दादाजी के गांव में काफ़ी फेमस थे, तो हम पूछ लेते हैं, यहाँ के लोगों से बता देंगे वो एड्रेस पे। नाजिश अनाया को तसल्ली करवा रही थी जब उसे कुछ फासले पर कुछ औरतें एक दरख्त के नीचे बैठी काम करती दिखाई दी। नाजिश ने गाड़ी को इस दरख्त के पास रोका और अनाया को इशारा किया। तब अनाया ने गाड़ी की खिड़की नीचे की और ऊंची आवाज़ में औरतों को मुखातिब किया। एक्सक्यूज़ मी, बात सुने ज़रा, आप क्या सब में से कोई भी नुसरत बलोच के घर को जानता है? प्लीज़ हमें बता दें कहाँ पर है वो। अनाया की आवाज़ सुनकर उन औरतों ने गाड़ी की में मौजूद उन लड़कियों को देखा और आंखें फाड़े आपस में न जाने कौन सी बातें करने लगी। आंटी जी प्लीज़ बता दें, हम बहुत दूर से आए हैं। कुछ देर तक जवाब का इंतजार करने के बाद अनाया ने फिर से उन्हें बुलाया तो एक औरत तेज़ी से चलती उनकी तरफ आई और अनाया की सिमत झुकते हुए गौर से उसे देखने लगी। बात सुनो छोरियो, जैसे आई हो वैसे चली भी जाओ, इसमें भला है तुम्हारा। क्या कहा आपने? वजह जान सकती हूँ मैं? उस औरत की इतनी सी बात सुनकर ही नाजिश ने हैरानगी से पूछा, जबकि अनाया खौफजदा हो चुकी थी। छोड़िए, तुम्हें नहीं मालूम यहाँ क्या होता है? यहाँ के औरत मजीद खिड़की पर झुकते हुए कुछ कहने ही वाली थी जब एक आदमी जो उनमें से किसी एक का शोर था वो आ गया और उसे आता देख वो औरत फ़ौरन खामोश हो गई, साथ ही वो गाड़ी से दूर खड़ी हो गई थी। मेम साहब, आप क्या नए घूमने आए हो यहाँ? जी भाई, यहाँ हमारे रिश्तेदार रहते हैं। अच्छा, क्या आप नुसरत बलोच का घर मालूम है? आदमी की आवाज़ पर नायक अपना रुख मोड़ चुकी थी, तभी नाजिश ने सवाल कर दिया। हाँ हाँ मेम साहब, बस यहाँ दाई जना भी है उनका घर, आप चले जाएं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। तेज़ी से गाड़ी स्टार्ट की नाजिश ने इस आदमी के बताए के रास्ते पर मोड़ दिया, जबकि उन्हें जाता देख वो शख्स शैतानी हंसी हंसने लगा। वो औरत क्या कह रही थी? नाज, यहाँ क्या है ऐसा कुछ नहीं। कुछ देर तक खुद को बस करने के बाद नायर ने नाजिश को देखते हुए सवाल किया, यार कुछ नहीं, तुम्हें मालूम तो है ये काम के लोग बहुत अजीब होते हैं, इन्हें हम जैसे लोगों को डराने में बहुत मज़ा आता है। तभी ऐसी बात की इसने, और तुम देखो डर भी गई। खैर छोड़ इस बात को, और वो देखो मेरी दादी का घर आ गया। काफ़ी बड़े घर के आगे गाड़ी रोकते नाजिश ने अनाया के बाजू को हिलाकर उसे बाहर आने का इशारा दिया और जल्दी से गाड़ी से उतरकर गेट खटखटाने लगी। अगले ही पल अनाया भी उसके पास आ गई थी। जब तक किसी ने दरवाज़ा खोला तब तक सभी इर्द गिर्द मौजूद लोग इकट्ठे होकर इन दोनों को घूरने लगे। वो आपस में न जाने क्या क्या बातें करने लगे थे। अनाया और नाजिश को अजीब तो बहुत लग रहा था। आखिरकार नाजिश की दादी ने दरवाज़ा खोल ही दिया और जल्दी से अनाया और नाजिश घर में दाखिल हुई। दोनों लड़कियों को अपने सामने मौजूद देखकर कुछ ही देर तक तो नाजिश की दादी साख्त खड़ी रही और फिर अचानक गुस्से से आबू को लाते उन्होंने नाजिश को थप्पड़ मार दिया। तुम यहाँ क्यों आई हो? मुझे बुला लेती, अगर आ जाना था मैंने, लेकिन खुद क्यों आई बगैर बताए? मुंह उठाकर अकेली यहाँ पर आ गई हो तुम। दादी शदीद गुस्से से बोले जा रही थी जबकि नाजिश का चेहरा रोने वाला हो गया। दादी, आपने मुझे मारा? दिल करा था आपसे मिलने का, तभी आ गई मैं, लेकिन आप बजाय खुश होने के मुझे मार रही हैं। नाजिश अपने चेहरे पर हाथ रखे मासूमियत से बोली, मगर दादी का चेहरा अभी भी संजीदा था। नहीं हुई मुझे खुशी, समझी तुम? तुम्हारी ये हरकत सराहने वाली नहीं है। जल्दी बताओ मुझे कि किसी ने देखा तो नहीं तुम दोनों को आते हुए? जी वो दादी रास्ते में, दादी के सवाल पर नायन उन्हें रास्ते वाला वाक़या बताने वाली थी जब नाजिश का ने अपना थप्पड़ वाला दुख बुलाए ज़ोर से उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं नहीं दादी, हमें किसी ने नहीं देखा, हम आए बहुत फास्ट ड्राइव करके हैं। हल्का सा मुस्कुराते हुए अनाया को आंखें दिखाते उसे चुप रहने का इशारा करते नाजिश ने दादी को जवाब दिया, चलो ये तो ठीक हुआ, ये कौन है तुम्हारे साथ? कुछ पुरस्कुन होते दादी ने अनाया को देखते नाजिश से पूछा, ये मेरी दोस्त है अनाया, वो और मैं ज़बरदस्ती उसे अपने साथ लाई हूँ। हम चलो आ गई हो तो, लेकिन मुझसे पूछे बगैर बाहर मत निकलना और जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाना तुम। शहादत की उंगली उठाए दादी ने उन दोनों को गुस्से से धमकी दी थी। ओके माई दादो, आपका हुक्म सर कांधों पर, लेकिन एक शर्त भी है मेरी कि आपको भी अभी के अभी अपनी प्यारी सी मुस्कुराहट दिखानी पड़ेगी। प्लीज़ दिखा देना मेरी क्यूटी ब्यूटी। लाड से दादी के गले में बाजू डाले उनके सीने से लगकर नाजिश हंसने लगी तो दादी का गुस्सा भी कम होने लगा। आपको पता है दादो कितना मिस करी थी मैं आपको, एक पल भी और नहीं रह सकती थी आपसे मिले बगैर, इसलिए इतनी जिद करके इधर आ गई हूँ। नाजिश की मोहब्बत देखकर दादी का भी दिल नरम पड़ गया। तभी वो उसे यूं ही खुद से लगाए पेशानी चुमने लगी। मेरी जान को अगर इतनी याद आ रही थी मेरी तो बताया होता मेरे बच्चे, मैं मुझे बुला लेती, मगर तुम बगैर बतलाए दिए क्यों आ गई हो यहाँ पर? दादी, मैंने सोचा आपको सरप्राइज़ दूँगी, लेकिन आप खुश होने की बजाय मुझे ही डांट रही और साथ मुझे मारा भी इतनी ज़ोर से। आवाज़ में हल्की सी नमी लाए नाजिश ने दादी से कहा तो वो उसे खुद से अलग करके चेहरे पर प्यार करने लगी। माफ़ कर दो मेरे बच्चे, गुस्से में पहली बार तुम्हें थप्पड़ मार दिया, लेकिन बेटा तुम्हें नहीं पता कि यहाँ क्या? दादी, वाकई में मुझे नहीं पता, तभी पूछ रही हूँ, बता देना यहाँ का राज क्या है जो आप हमारे इधर आने पर इतना डरती हैं।
नाज़िर शाह ठाने बैठी थी कि इस जगह हकीकत मालूम करके ही रहेगी, जबकि दादी का चेहरा सफ़ेद पड़ता जा रहा था। छोड़ो इन सब बातों को, मेरी बच्चियों को भूख तो लगी होगी ना? हाँ ना दादो, सच में इतनी ज़्यादा, बस कल से भूखे हैं हम, प्लीज़ अपने हाथों का बना खाना खिला दें। दादी की बाजू को पकड़कर दूसरे हाथ से अनाया को खींचते हुए नाज़िश दादी की मिन्नतें करने लगी, जबकि दादी के इस अंदाज पे दादी उसके इस अंदाज पर मुस्कुराए बगैर ना रह सकी। हाँ हाँ, रुको बैठो कुछ देर, अभी अच्छा सा नाश्ता बना कर लाती हूँ तुम दोनों के लिए। अपने पीछे आने का इशारा करती दादी घर में दाखिल हो गई और नाश्ता बनाने लगी, जबकि अनाया और नाजिश एक दूसरे को देखती मुस्कुराने लगी। जब तक दादी नाश्ता बना रही थी तब तक अनाया और नाजिश के घर को देखने लग गई। अनाया ने तो ज़िंदगी में पहली मरतबा कोई गाँव और वहाँ मौजूद कच्चा पक्का सा घर देखा था, तो उसकी खुशी संभाले से नहीं संभल रही थी। नाज कितना प्यारा घर है। घर का एक चक्कर लगाकर फिर से शहर में आने के बाद अनाया गोल गोल घूमती हंसते हुए बोली, जबकि नाजिश फिर भी भरपूर उसका साथ दे रही थी। दादी का घर काफ़ी बड़ा था और उन्होंने वहाँ गाय भैंस बकरियाँ भी पाली हुई थी, जिन्हें देखकर चारा डालते हुए वो दोनों हंस हंस कर पागल हुए जा रही थी। तभी उन्हें एक छोटी बच्ची ने आकर बताया कि दादी ने उन्हें नाश्ते पर बुला रही हैं। नाश्ते का सुनते ही नाजिश अनाया का हाथ खींचती हुई उसे दादी के पास ले गई। वो दोनों एक बड़े से बरामदे में चली आई थी, जहाँ दादी लकड़ी का चूल्हा जलाए हुए वहीं पर नाश्ता बना रही थी। उन दोनों को वहाँ आते देख दादी ने उन्हें हाथ धोने का इशारा किया, तो नाजिश अपनी बत्तीसी की नुमाइश करते अनाया को लिए सेने में मुझे नलके के से हाथ धोने लगी और फिर दोबारा भागकर वो दोनों बरामदे में चली आई। तब दादी ने उन्हें छोटी छोटी सी पीढ़ियाँ दी, जिन पर वो दोनों बैठ गई, तो दादी उनके सामने नाश्ता पकाने लगी। वाह दादी, कितना टेस्टी खाना है, मगर इतने घी का पराठा, उफ दादू आप क्या हमें मोटा करेंगी? अनाया को देखते एक आंख दबाती पहुँचते हुए दादी से कहने लगी, कोई नहीं, मोटी होगी तुम दोनों की, इतनी पतली सी तो हो। और ये तुम्हारी सहेली, क्या नाम है इसका? माँ बाप कौन है इसके, कुछ तो बताओ सही। चुपचाप खामोशी से नाश्ता करती है अनाया को देखते दादी ने सवाल किया। हाँ दादू, ये अनाया है मेरी बचपन की दोस्त, इसकी वालदा नहीं है, मगर बाबा वो बाहर के मुल्क काम करते हैं, यहाँ बहुत कम ही दिखाई देते हैं। तो नाज़ी जी ने तफसील बयान करने पर अनाया के हाथ ख्वाम में कांपने लगे, साथ ही नवाला चबाते हुए वो रुक सी गई थी। माशाल्लाह बहुत प्यारी लड़की है, बेटा खाओ, तुम तो कुछ खा ही नहीं रही हो, और अभी तो लस्सी भी पीनी है तुम दोनों ने। नहीं नहीं दादो, हम नहीं पियेंगे लस्सी। का सुनते ही नाज़ी जी ने साफ इनकार कर दिया, ऐसे कैसे नहीं पियोगी? तुम अपनी दादी के पास आई हो तो बस दादी की ही चलेगी मर्जी। दादी के इस वज़िद होने पर वो दोनों हंसने लगी। अनाया भी उन दोनों की खलूस मोहब्बत के सामने बहुत पुरसुकून सी हो गई थी। जैसे कि दादी ने कहा था, मिलाकर उन्हें लस्सी पीनी ही पड़ी, क्योंकि उन दोनों की ज़िंदगी में पहले मरतबा लस्सी पी थी, तो आधे से ज़्यादा गिलास उनसे पिया ही नहीं गया। वहीं आधा गिलास भी दादी के लिए बहुत था, वो तो इसी में ही खुश हो गई थी। नाश्ते से फारिग होकर वो दोनों फिर से घर में घूमने फिरने लग गई, और साथ ही सभी घर के अफराद से मुलाकात की उन्होंने, जिनसे बातें करते हुए उन्हें काफ़ी वक्त बीत गया था। तब वो उठकर फिर से उन मवेशियों के पास चली आई और कभी उन्हें चारा डालने लगती तो कभी उन्हें खाते देखा हंसती। अपनी बातों और हरकतों में हंसते हुए उन्हें शाम हो गई। तब दादी ने उन्हें खाने पर बुलाया, तो वो, जिन्हें बहुत भूख लग गई थी, भागकर दादी के पास पहुंच गए। फिर से दादी के दिए गए देसी घी के पराठ बना खाना खा लिया उन्होंने। उनके पेट थे के फटने के करीब जा पहुंचे थे। ऐसे ही ठोस ठोस कर खिलाया गया था दादी ने उन्हें। चलो लड़के, शाम हो गई है अब, और यहाँ गांव के लोग रात के 8 बजे तक सो जाते हैं, इसलिए तुम लोग भी जाओ और सो जाओ। सारा खाना खाकर जब वो अपना पेट पकड़े उठने लगी, तब दादी ने उन्हें उनकी मालूमात में इजाफा किया और साथ ही उन्हें हुक्म भी जारी कर दिया। दादी, क्या यार, 8-9 बजे तक तो हम सिर्फ डिनर करते हैं, सोना तो बहुत दूर की बात है। नाजिश हैरानगी से मुँह खोले उन्हें अपनी रूटीन बताने लगी, लेकिन ये तुम्हारा शहर नहीं है, इसलिए जाओ और सो जाओ। अच्छा दादी, लेकिन ये पहले हम थोड़ा घर घुमाए क्या? खाया पिया भी तो हजम करना है। अनाया को देखकर हंसते हुए नाजिश दादी से बोली, तो दादी गड़बड़ा उठी, इसलिए इस एक बात पर, पागल हो गई हो तुम? इस टाइम तुम्हें घूमने बाहर जाना है? चुपचाप जाओ और अपने कमरे में सो जाओ। दादी ने गुस्से से कहा, तो दोनों को इसकी बात माननी ही पड़ी और वो अपने कमरे में चले गए, जिन्हें उनके हिसाब से सेट किया गया था। कुछ देर तक तो नाज़िश बेचैनी से कमरे में चक्कर काटती रही, वहीं खामोशी से बेड पर बैठी थी नाया। मज़ीद कुछ देर बाद नाज़िश अनाया के पास आकर उसके करीब बैठ गई। यार अनाया, चलो ना, छत पर चलते हैं, वहाँ तो कोई मसला नहीं होगा दादी को। ठीक है, अनाया ने भी हामी भर ली, तो वो दोनों चुपके से छत पर चली गई और अपने सामने मौजूद गाँव को दिलचस्पी से देखने लगी। देखो ना यार, कितना बड़ा गाँव है, मेरे दिल कर रहा है कि अभी कभी जाऊँ और सारा गाँव देख लूँ, लेकिन यार दादी हमें कहीं जाने ही नहीं दे रही। गाँव को चारों अतराफ से देखते नाज़िश बात कर रही थी, जब अचानक कुछ दूर दो गाड़ियाँ रुकी और नाज़िश की नज़रों से ओझल ना रह सकी वो। अनाया, वो देखो यार वहाँ पर। कहाँ नाज? अनाया अचानक नाज़िश के कहने पर अनाया ने उससे सवाल करने लगी। यार वो वहाँ देखो ना, टावर के पास देखो। हाथ उठाकर उन गाड़ियों की समत इशारा करते हुए अनाया को बताने लगी। हाँ अच्छा अच्छा, क्या?
वो और अब अनाया और नाजिश दोनों की नज़र का मरकूज़ वही गाने थे। देखते ही देखते उन गाड़ियों में से कुछ लोग बाहर निकले और किसी के घर के दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से खटखटाने लगे। कुछ देर तक दरवाज़ा ना खुलने पर उन्होंने दरवाज़ा तोड़ दिया, जिस पर नाजिश और अनाया दोनों हैरान रह गई। यार देखो, शायद ज़बरदस्ती किसी के घर में घुस रहे हैं वो लोग। यहाँ पर हो क्या रहा है, चलो चल कर देखते हैं हम। ये होते हो कौन है किसी के साथ ऐसा करने वाले। अनाया का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ खींचते नाजिश गुस्से से बोली, जबकि अनाया जो पहले से ही बहुत खौफजदा हो चुकी थी अचानक चीख पड़ी, तुम बिल्कुल पागल हो गई हो नाज, सुनो मेरी बात को, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे और अब चलो तुम। ज़बरदस्ती नाजिश का हाथ पकड़ उसे खींचकर अनाया अपने कमरे में ले गया, दरवाज़ा बंद कर दिया, जबकि नाजिश का मूड काफ़ी ख़राब हो चुका था। अनाया, तुम जैसे डरपोक लोगों की वजह से ही ऐसे लोगों को हिम्मत मिलती है। अनाया को सख्त गुर्रे से नवाजती वो दांत पीसती बोली, हम 2 दिनों के लिए यहाँ पर आए नाज, इसलिए प्लीज़ सुकून के साथ हमें ये 2 दिन गुजारने तो समझी तुम, और सोचा मुझे बहुत नींद आ रही है। नाजिश से कहती है अनाया अपने बिस्तर पर लेट गई तो नाजिश भी खुद का कंपोज करती सोने की कोशिश करने लगे। अगले सुबह 5 बजे ही नाजिश ने बुलाकर अनाया को झंझोड़ कर नींद से जगा दिया। यार अनाया, ये यहाँ पर तो मुझे सारी रात नींद ही नहीं आई, मच्छर ही बहुत था, उठे जल्दी तुम। अनाया के मुंह से चादर उतारते हुए उसे ज़बरदस्ती उठाने लगी। नाज, तो फिर क्या तुम मुझे सुबह के 5 बजे ही उठा दोगे, मुझे तो सोने दो और कोशिश करो तुम्हें भी नींद आ जाएगी। अनाया नाजिश को खुद से दूर करती मासूमियत से बोली, जबकि उसके अनाया की बात मान लेने के कोई इरादे नहीं थे। जल्दी उठो यार, दादी के उठने से पहले बाहर घूमने चलते हैं। क्या हो गया नाज, बाद में चले जाएंगे ना। फिर से अपने मुंह पर चादर लेते अनाया ने उसे टालना चाहा। अनाया, तुम चली हो या मैं अकेली चली जाऊँ। अब की मरतबा नाजिश ने उसे धमकी दी थी, जिस पर अनाया को मानना ही पड़ा। अच्छा ना, चलते हैं, मुँह धोने तो दो मुझे, हमेशा ब्लैकमेल ही किया करो मुझे तुम। अच्छा जल्दी चलो अब। नाजिश की बात मानते अनाया उठकर फ्रेश होने लगी। कुछ ही देर बाद जब वो वापस आए तो नाजिश भी तकरीबन तैयार खड़ी थी, उसका इंतजार कर रही थी। इस वक्त नाजिश ने ब्लैक कलर की जिनके साथ रेड चेकदार शर्ट पहनी हुई थी और स्लिम जॉगर के साथ दुपट्टे लेने से ग्रेस पड़ता था उसने। वहीं अनाया ने नीली जीन्स के साथ सफ़ेद कटन ट्रक टॉप पहनी हुई थी और गले में नीला ही स्टॉलर डाला हुआ था, जबकि पैरों में उसने खुसा पहना हुआ था। नाज, याद है ना दादी ने क्या कहा था, उनसे पूछे बगैर हम कहीं नहीं जाना हमने तो। क्या हम ऐसे, यार बड़े लोग ऐसी बातें करते रहते हैं, तुम ज़्यादा सीरियस मत हुआ करो। वैसे भी हम कहाँ जा रहे हैं, बस थोड़ा सा गाँव देखेंगे फिर वापस आ जाएंगे। नाजिश के समझाने पर नाया भी मजीद कुछ ना बोली और वह दोनों चुपके से घर से बाहर चली गई। सुबह का वक्त था, रोशनी भी अभी ज़्यादा फैली नहीं थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए अपने इर्द गिर्द देखते हुए हल्की फुल्की बातचीत कर रही थी, जब उन्हें गांव के कुछ बच्चे खेलते हुए नजर आए। सुबह गांव की कुछ लड़कियां बाहर खेल रही थीं। खुशी की एक लहर उनके चेहरों पर साफ दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर नन्हा भी मुस्कुरा पड़ी। यार देखो, देख लो, गाँव के सभी लोग 5 बजे उठ जाते हैं और तुम अभी सोना चाहती थी। चलो ना अनाया, वहाँ चलें। अनाया का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए नाजिश उन बच्चों की जानब चल पड़ी। नाज, तुम इसलिए इतनी सुबह सुबह आई हो। अनाया ने तो नॉर्मली कहा था, मगर नाज के दिमाग में अचानक से एक ख्याल आ गया। यार हाँ, हमें तो रात को वो वहाँ वो जो कुछ हुआ था वहाँ जाना था। अनाया, बस 2 मिनट के लिए चलो यार, देखिए तो सही हुआ क्या है वहाँ पर। अनाया तो कहकर पछताई, क्योंकि ज़बरदस्ती नाज उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए से इस घर के पास ले आए थे। वहाँ पर पहुँचते ही उन्हें घर का दरवाज़ा टूटा हुआ मिला। हैरानगी से अनाया को देखने के बाद नाजिश ने उसका हाथ छोड़कर हल्का सा उस घर में झांक कर देखा तो वहाँ मौजूद लोग रो रहे थे। न जाने उन्हें रोता देख नाजिश को क्या हुआ, जो बगैर कुछ अनाया से कहे तेज़ी से वो घर में घुस गई। अस्सलाम वालेकुम। अचानक से इस्लाम की आवाज़ सुनकर वो लोग नाजिश को देखकर डर गए, जो कि जीन्स शर्ट में मौजूद उन्हें कोई अजीब मखलूक मालूम हुई थी। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो। इस घर में मौजूद एक वाहिद मर्द नाजिश के करीब आता उससे बाज परस करने लगा। वो, हम यहाँ सैर करने के लिए आए थे तो आपका घर का दरवाज़ा टूटा हुआ दिखा, क्या हुआ है यहाँ पर, आप लोग ऐसे रो क्यों रहे हैं। और से वहाँ मौजूद सभी लोगों को देखते हुए सवाल करने लगी, मेम साहब, हमें इस बात से कुछ लेना देना नहीं है कि कौन है आप, बस निकलें यहाँ से और आपको क्या हमारे साथ जो कुछ भी हुआ हो, अच्छा होगा कि इस गांव से ही चले जाएं आप, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। कहने के साथ ही ज़बरदस्ती शख्स ने नाजिश को घर से बाहर निकाल दिया। अनाया सहमी दरवाजे के करीब ही खड़ी थी। नाजिश को बाहर आते देख तेज़ी से उसके करीब हुई। पता नहीं यार उनके साथ क्या हुआ है, अंदर से कुछ आवाज़ें आ रही हैं, रो रहे हैं सभी, और वो शख्स भी हमें यहाँ से जाने के लिए बोल रहा था। कुछ तो गड़बड़ है। अनाया को देखती वो उसे अपने अंदर के मुतलिक एक एक बात बताने लगी। वहीं अनाया को अब उसकी बेवकूफ़ी पर गुस्सा आने लगा। नाज, तुम क्या पागल हो गई, जिस क्या तमाशा कर रही हो तुम, मुझे तो लगता है गलती कर ली हमने यहाँ पर आकर, पता नहीं क्यों सभी एक ही बात करे जा रहे हैं, ये जगह ठीक नहीं है। बोल रही हूँ मैं तुम्हें, प्लीज़ नाज, हम चलते हैं वापस घर, ये गाँव ठीक नहीं है, कुछ तो है यहाँ पर जिसका हमें नहीं मालूम और कोई बताने से भी खौफ खाता है। सहमी नज़रों से अपने इर्द गिर्द देखती नाज़ नाजिश से बोली थी, उसी वाकई में यहाँ से और यहाँ के मोड़ से एक अनजाना खौफ आ रहा था। यार 2 दिन रुक जाओ, फिर चले तो जाना है हमने। अच्छा यहाँ से चलते हैं। पता नहीं क्यों लोग रो रहे थे, वो कुछ तो बताया भी नहीं उन्होंने मुझे। अनाया, वो देखो बच्चियाँ खेल रही हैं, यार जाओ तुम भी खेलो उनके साथ, मैं वीडियो बनाती हूँ तुम्हारी।
अनाया का खौफ दूर करने की खातिर नाजिश ने ये बात की और वाकई में अनाया इस बात पर खुश होकर उसे देखने लगी। अच्छा ठीक है, हंसकर अपनी रजामंदी जाहिर करती अनाया भागकर उन लड़कियों के पास चली गई जो नाजिश से कुछ दूरी पर खेल रही थी। बच्चों, क्या मैं आपके साथ खेल सकती हूँ प्लीज़? अनाया ने मासूमियत से उन बच्चों से इजाज़त तलब की तो पहले तो हैरानगी से उसे वो देखने लगी, फिर सर को असबाब में हिला दिया। तब खुशी से चहकती अनाया उन बच्चों के साथ शटापू खेलने लग गई, जबकि नाजिश अपनी जीन की जेब में मोबाइल निकालकर उनकी वीडियो बनाने में मसरूफ़ हो गई थी। गाँव की सभी आती जाती औरतें उन दोनों को देखकर आपस में बातें करने लगी थी कि अचानक उन बच्चियों में से एक की माँ उनके पास चली गई और गुस्से से अनायत पर बरस पड़ी। जाओ यहाँ से तुम लोग, तुम्हारी वजह से हमारे बच्चों को भी नुकसान ना हो जाए। अनाया पर गुस्सा करते देख नाजिश दौड़कर वहाँ चली आई और अनाया के कंधे पर हाथ रखे उसे तसल्ली दी, जो अब डर से कांप उठी थी। क्या आंटी, क्या कह रही हैं आप? कैसा नुकसान? साफ साफ बताएं। नाजिश की बेचैनी इस एक बात से मजीद परवान चढ़ चुकी थी। तभी वो उनसे सवाल करने लगी। कुछ नहीं, चलो लड़कियों, जाओ, घर घर के काम नहीं करने हैं क्या? नाजिश को झड़क कर वो औरत ज़बरदस्ती अपनी बेटी को घर वहाँ से ले गई, जबकि नाजिश की पेशानी पर लातेदार शिकनी पड़ गई थी। क्या लोग हैं यार यहाँ के? आई थिंक सो, सभी लोग पागल रहते हैं यहाँ पर। नाज, खामोश हो जा, हमें इस बात को सीरियस लेना चाहिए। नाजिश की बात पर उसे देखते अनाया ने खौफजदा होते कहा। अच्छा यार, बाद में सीरियस ले लेना। चलो जाओ, पहले तुम ऐसे करो, वो हैंड पंप वो चलाओ, मैं उसकी भी वीडियो बनाती हूँ। नाजिश की एक नई फरमाइश पर अनाया मुँह फसोर कर रह गई। क्या क्या है नाज तुम्हें? जाओ ना यार अनाया प्लीज़। अच्छा, नाजिश की जिद के आगे हमेशा की तरह अनाया को ही घुटने के टेकने पड़ते थे और वो जाकर नलका चलाने लग गई, मगर कोशिश के बावजूद भी उसमें से पानी नहीं निकल रहा था। नाज, लगता है पानी नहीं है इसमें नलके में, देखो आ ही नहीं रहा। उसमें से आंखें फैलाए अनाया नाजिश से बोली, जबकि उसका कहका बेक साख्ता था। ओ मेरी मासूम सहेली, सीधा कहो तो ना, तुम्हें चलाना ही नहीं आता, वरना पानी कैसे ख़त्म हो सकता है? नाजिश की इस बात पर दोनों हंसने लगी कि अचानक नाजिश को शक हुआ जैसे कोई अनाया के पीछे खड़ा उन्हें काफ़ी देर से देख रहा हो। अनाया, अभी कोई था ना यहाँ पर? कहाँ पर? नाजिश की बात में अनाया से हैरानगी से देखती पूछने लगी। वो वहाँ दीवार के पास, हाथ से इशारा करती वो अनाया को बताने लगी थी। तो अनाया ने पलटकर वहाँ देखा, मगर वहाँ पर तो कोई भी मौजूद नहीं था। नहीं तो नाज, यहाँ पर तो कोई भी मौजूद नहीं है। हाँ, शायद मेरा वहम होगा, अनाया से कहती नाजिश खुद को पुरस्कार करके फिर से वीडियो बनाने लगी कि फिर से नाजिश को ऐसे मालूम हुआ जैसे कोई मुसलसल उन्हें ही देख रहा हो। ये हरकत नाजिश जैसी नडर लड़की को बहुत खौफजदा कर गई थी। तभी वो तेज़ी से अनाया के पास चली गई और उसका हाथ थाम लिया। चलो अनाया, घर चलते, काफ़ी देर हो गई है हमें। शुक्र है तुम्हें घर की भी याद आ गई। हल्का से मुस्कुराते अनाया उसके साथ चल पड़ी। अभी वो दोनों घर के गेट के अंदर ही दाखिल हुई थी कि अनाया दादी ने एक ज़ोरदार थप्पड़ फिर से नाजिश को दे मारा। अब की मरतबा तो वो गिरते गिरते बची। दादी, क्या हो गया? आपने फिर से मुझे कहा था ना, मैंने तुमसे बिना मुझसे पूछे घर से बाहर एक कदम भी मत रखना। तुम्हें समझ नहीं आती क्या मेरी बात? नाजिश के करीब होकर उसके बाजू दबोचेगा दादी कहर और नज़रों से उसे पूछने लगी। तो दादी, क्या हो गया? इस गांव में क्या जिन भूत रहते हैं जो खा जाएंगे हमें? अपने मुंह पर हाथ रखे वो तड़क कर बोली थी। यही समझ लो, जिन भूत भी पनाह मांगी उनसे जो रहते हैं यहाँ पर। दादी मुंह में बड़बड़ाई, जो कि नाजिश और अनाया सुनने से महरूम रही। तुम्हें पता है कितनी फ़िक्र हो रही थी मुझे कि कहाँ चली गई हो तुम दोनों? ये बताओ, तुम दोनों लोगों को किसी ने देखा तो नहीं? सरगोशीनुमा अंदाज अपनाए दादी उनसे सवाल करने लगी। वही वो दोनों हद से ज़्यादा हैरान थी। किन लोगों ने दादी? नाजिश ने हैरानगी से पूछा। किसी मर्द ने तो नहीं देखा? क्यों, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? नहीं, कुछ नहीं, छोड़ो। और गांव देखना है ना तुम दोनों को? ठीक है, मैं तुम्हें अपनी सहेली के घर ले जाऊंगी, मुझे लेकिन फिर से तुम मुझे घर से बाहर ना मिलो। और याद रखना कि कल सुबह तुम दोनों ने यहाँ से वापस अपने घर चले जाना है। दादी के खौफ को देखते नाजिश ये बात तो वाज़ेह जान चुकी थी कि कुछ तो लाजमी है जो दादी उनसे छुपा रही हैं। हाँ दादी, चले जाएंगे हम। नाजिश का जवाब सुनकर दादी उसे छोड़कर अंदर चली गई। वहीं नाजिश अपनी गाल को सलाती अनाया की तरफ पलटी। यार देखो ना, पता नहीं क्यों दादी को क्या हो गया, मुझे ज़िंदगी में 2 मरतबा थप्पड़ मार दिया उन्होंने। नाज, मैंने तुम्हें रोका था, हमें ऐसे नहीं जाना चाहिए था। चलो अब कमरे में। नाजिश का हाथ पकड़कर अनाया से अपने कमरे में लेके कुछ ही देर हुई थी उन्हें वहाँ बैठे हुए जब दादी उनके कमरे में चली आई। चलो आओ, नाश्ता कर लो, मुझे नहीं भूख। दादी मुंह फुलाए नाजिश ने अपनी नाराज़गी ज़ाहिर की। नाराज़ है मेरा बेटा मुझसे? बच्चे, डर लगता है मुझे, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी एक गलती हम पर भारी पड़ जाए। नाजिश के करीब होते उसे अपने सीने से लगाकर दादी से प्यार से समझाने लगी। दादी, आप बता क्यों नहीं देती हमें कि इस गाँव में ऐसा कौन है जिससे हमें डरना चाहिए? क्या है यहाँ का राज? कोई नहीं है, चलो शाबाश, नाश्ता कर लो, फिर बशीरा के घर भी तो जाना है। नाज के सवाल पर घबराते हुए दादी ने उसे खुद से अलग किया और फिर से तेज़ी से बोली। अच्छा ठीक है दादो। कुछ ही देर में नाश्ते से फारिग होकर दोनों अच्छे से तैयार हो गई, जिससे न जाने कहाँ जाना उन्हें। वही दादी जब उन्हें लेने कमरे में आई तो चौंक उठी। ये क्या पहना हुआ है नाजिश तुमने? दादी जीन्स शर्ट है। नाजिश के नॉर्मल से अंदाज में उनकी मालूमात में इजाफा
कर दिया था। नहीं ऐसे नहीं, मैं तुम्हें ले जा सकती और रुको तुम। नाजी से कहती दादी कमरे से बाहर निकली और वापस अपना गाउन लेकर आ गई कमरे में। ये लो पहन लो। दादू ये क्यों? नाजी हैरानगी से उन्हें देखते सवाल करने लगी। बेटा कहा ना पहन लो, वहाँ पर जाकर उतार लेना। दादू दिस इज़ नॉट फेयर। मुँह फुलाए नाजिश ने वो गाउन ले लिया और नाय को भी देकर दूसरा गाउन पहनने के लिए कहने लगी। अब जाना तो लाजमी था, नाजिश मैडम ने तो अपना कंप्रोमाइज़ क्यों ना करती। इस अगली कुछ देर में बशीरा के घर पहुँचते ही दोनों ने गाउन उतार दिए थे। तौबा है यार, मेरी तो सांस ही रुकने वाली थी। ऐसा भी कुछ नहीं है नाज, हाथ की मदद से हवा लेते नाजिश ने कहा तो नाय की हंसी छूट गई। बशीरा का भी घर काफ़ी बड़ा था और फैमिली भी भरपूर थी। चलो लड़कियों उनके ख़ानदान से तो मिले। और नाजिश और नाय को वापस आपस में गुफ्तगू करते देख दादी ने उन्हें पुकारा। जी दादी हम आ रहे हैं अभी। हंसते हुए दोनों दादी के साथ चलती हैं और सब लोगों से मिलने के बाद फिर दादी को उनसे बातों में मसरूफ़ देख नाजिश और नाया को लिए घर से बाहर चलेगी। सब बच्चे वहाँ नाया को देखकर फिर से कहने लगे तो नाया भी उन्हें मना ना कर पाई, खेलने के लिए राज़ी हो गई। चलो नाया तुम खेलो, मैं तुम्हारी वीडियो बनाती हूँ। अपना मोबाइल निकाल कर नाजिश ने उसकी वीडियो बनानी शुरू कर दी। वहीं उन बच्चों ने अनाया को नीचे बिठाकर उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी। अब अनाया उन बच्चों को ढूंढने लग गई थी और नाजिश हंसते हुए बोलने लगी इस वीडियो में उसकी वीडियो बना रही थी कि अचानक से उसे दादी की आवाज़ सुनाई थी। वो उससे पूछ रही थी कि कहाँ है वो। तो नाजिश उनकी तसल्ली करवाने के लिए बगैर नाय को बताए भागकर घर से बाहर चली गई। जब अचानक नाय के हाथ से लेकर बाजू तक किसी ने अपने अजीब तरीके से छुआ। इस लम्स पर उसकी रीढ़ की हड्डी में खौफ सुनायत कर गया था। बच्चों मुझे तंग मत करो, खामोशी से खेलो वरना मैंने नहीं खेलना। खुद पर काबू पाते अनाया ने उन बच्चों से कहा। वो समझ रही थी कि शायद कोई बच्चा उसके साथ मजाक कर रहा है, मगर बगैर उसकी बात पर ध्यान दिए फिर से किसी ने अचानक से अनाया के पेट पर हाथ रखा और उसे अपने सीने के साथ चिपका कर उसके कान के पास सरगोशी की। आई लव यू जान। ये पुरस्कार सी आवाज़ अनाया को शदीद खौफ में मुब्तला कर गई। अपने पेट पर से उस शख्स के हाथ को हटाकर जल्दी से उसने अपनी आंखों से पट्टी उतारी और पलट कर देखा, लेकिन सामने कोई भी मौजूद नहीं था। अनाया की सांस मुकम्मल फूल चुकी थी और दिल 100 की रफ्तार से धड़क रहा था। बच्चों यहाँ पर कोई था ना, बोलो कौन है वो। अनाया के पूछे गए सवाल पर सभी बच्चे खामोश और सर झुकाए खड़े थे। बच्चों कुछ तो बोलो प्लीज़। अनाया रो देने को तैयार थी। तभी एक बच्चे ने उसे जवाब दिया, नहीं बाजी यहाँ तो कोई भी नहीं था। अभी वो बोल ही रहा था कि अचानक एक छोटी सी बच्ची अनाया के करीब आकर पीछे से उसका हाथ पकड़ खिलाने लगी। आपी क्या हुआ बेटा? अनाया ने सर झुकाए मौजूद बच्ची से हैरानगी से सवाल किया। आपी जी आपके लिए है। ये क्या है, आप मुझे गिफ्ट दे रही हो? अनाया ने गिफ्ट रैपर में मौजूद एक गिफ्ट को देखते उस बच्ची से पूछा। नहीं आपी वो उन्होंने दिया है। बच्ची एक सिमत इशारा करती है अनाया से कहने लगी। तो अनाया ने भी वहाँ देखा मगर वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। किसने बेटा? वहाँ तो कोई भी नहीं है, शायद चले गए। कहने के साथ ही वो बच्ची भी अनाया को गिफ्ट दिए दोबारा खेलने लग गई और अनाया खौफजदा सी वो गिफ्ट हाथ में पकड़े घर में चली आई। नाज तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे छोड़कर क्यों आई तुम? नाज को देखते ही अनाया भागकर उसके करीब जाती उससे शिकवा करने लगी। क्या हुआ अनाया, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? नाज ये देखो पता नहीं ये किसने मुझे ये गिफ्ट दे दिया। अनाया के सामने वो गिफ्ट करती है। अनाया कामती हुई बोली थी। अरे वाह लड़की, बहुत दीवाने हो रखे हैं तुम्हारे। अनाया के गिफ्ट को से हाथ से गिफ्ट को पकड़ते नाजिश अपनी बात पर हंसने लग गई थी। नाज तमीज़ से बात करो प्लीज़, ये बहुत सीरियस बात है। पता नहीं कौन है वो। सहमी नज़रों से नाजिश को देखती वो उससे बोली थी। अच्छा यार चिल, तो क्यों इतनी परेशान हो रही है? अरे गिफ्ट तो देखो, खोलो इसे, हमें भी तो मालूम हो कि क्या दिया मिस्टर रोमियो ने। मैं नहीं देखने वाली, खुद देख लो तुम, और जो भी होगा वो रख भी लेना। चेहरे का रुख मोड़े वो खफगी से बोली। लो जी मैं क्यों रखूँ उसे, तुम्हारे दीवाने ने दिया है, तुम ही रखो ना। नाजिश मुसलसल अपनी बातों से अनाया को जिश कर रही थी। इतने में एक बच्चा उठाकर कोई वहाँ ले आया, जिसे देख अनाया का मूड फ़ौरन ठीक हो गया। ये क्या ये बकरी का बच्चा है ना? ओ माय गॉड, इतना छोटा सा है, क्या मैं इसे उठा लूँ प्लीज़? सब कुछ भुलाए अनाया भागकर उस बच्चे के पास गई और बकरी का बच्चा उसके हाथ से लेकर खुद उठाने लगी। ना जल्दी से मेरी तस्वीर लेना प्लीज़। अपनी गोद में उठाने की अभी वो कोशिश ही कर रही थी कि वो बकरी का बच्चा अनाया के हाथ से निकल कर घर से बाहर भाग गया। अरे ये क्या! हैरानगी से मुँह खोले बोलने के साथ ही अनाया भी उसके पीछे दौड़ पड़ी। वो इस बच्चे को पकड़ने के लिए मुसलसल उसके पीछे भागे जा रही थी और नाजिश भी उसके पीछे ही मोबाइल का कैमरा ऑन किए उसकी वीडियो बनाने में मसरूफ़ थी। अनाया तुमसे ना हो पाएगा, कहकर लगाते हैं नाजिश ने अनाया के पीछे हाँक लगाई तो वो भी अपने पेट पर हाथ रखे लंबे लंबे सांस लेने लगी। शायद ठीक कह रही हो तुम, नाजिश से कहते वो मुंह बनाई उसे देखने लगी। कितने में दादी ने उन दोनों को वापस बुला लिया। चलो बच्चों घर चलते हैं अब। जी दादी। दादी की पुकार सुनकर वो दोनों भागकर दोबारा घर में दाखिल हुई
और दादी के पास जाकर उनसे गाउन पहनकर वो वापस दादी के साथ घर आ गई। सुबह किस वक्त निकलोगे तुम दोनों यहाँ से? घर में दाखिल होते ही दादी ने उनसे सवाल किया। शाम को निकलेंगे दादी। नहीं नहीं, सुबह सुबह निकलना। नाजिश को देखते ही वो सैम को बोली थी। दादी प्लीज़, हम शाम को चले जाएंगे ना? नाजिश ने मासूमियत से कहा तो दादी मज़ीद कुछ ना बोल पाई। तुम लड़कियों भी ना हद करती हो। नाजिश और अनाया को सख्त गोली से नवासी दादी वहाँ से चली गई तो वो दोनों भी अपने कमरे में घुस गई। रात को खाना खाकर वो दोनों अपने कमरे में सोने की नीयत से चली गई थी। अनाया तो जाती ही अपने बिस्तर पर लेट गई, जबकि नाजिश अपने बिस्तर पर बैठी थी। अचानक कुछ याद आने पर नाजिश ने अपनी जेब से वो छोटा सा गिफ्ट निकाला और उसे खोलने लगी। अरे देखो अनाया, ये रोमियो तो बहुत फास्ट निकला यार, डायरेक्ट मंगनी के लिए अंगूठी ही भेज दिया तुम्हें। खूबसूरत सी डायमंड की रिंग को गौर से देखती नाजिश अनाया से बोली तो वो जर से उठ बैठी। प्लीज़ नाज, फजूल कोई मत करो, ये जो भी है इसकी हिम्मत तो देखो। गुस्से से उस अंगूठी को नाजिश के हाथ से लेकर अनाया खिड़की की तरफ चल पड़ी और जाकर उसे बाहर फेंक दिया। अनाया, ये क्या कर दिया तुमने यार? अगर नहीं रखनी थी तो मुझे दे देती, कितनी खूबसूरत थी यार। भागकर खुद भी खिड़की के पास आकर नाजिश उसे बोली, चुपचाप सो जाओ नाज, वरना मेरा मूड पहले ही बहुत ख़राब है। अनाया गुस्से से मुंह बनाए जाकर अपने बिस्तर पर फिर से लेट गई और सोने की कोशिश करने लगी, मगर गुस्से की वजह से उसकी नींद भी कहीं डर कर भाग गई थी, जो आने का नाम ही नहीं ले रही थी। वहीं नाजिश भी खामोशी से अपने बिस्तर पर लेटी अपने मोबाइल के लिए में लिए अनाया की वीडियो में बनाई गई वीडियोस देखने लगी। कुछ देर बाद अचानक से नाजिश ने अनाया के करीब आते हुए उसका हाथ पकड़कर उसे बिठा दिया। ये देखो अनाया, ये मैं तुम्हारी वीडियो जब बनाई थी दोपहर को, तो वो देखो कोई शख्स दूर खड़ा तुम्हें मुसलसल देखे जा रहा है यार। शक्ल से तो साफ दिखाई नहीं दे रही, मगर मैंने जब जब तुम्हारी तस्वीरें ली हैं तब ये इन तस्वीरों में खड़ा मौजूद मिला है मुझे। इसके कपड़ों से मुझे पहचाने में आसानी हुई यार। ये तो कोई पागल लगता है मुझे, जो तुम्हारे इश्क में मज़ीद पगला गया है। नाजिश के मोबाइल पर उस शख्स को देख कर अनाया पसीने से शराबूर हो गई और साथ ही तेज़ी से कांपने लगी। प्लीज़ मुझे ड्राम मत नाज, बस हम सुबह ही चले जाएंगे इधर से। प्लीज़, मुझे कुछ नहीं ठीक नहीं लग रहा है यहाँ पर। ओके यार, डोंट वरी, सुबह चले जाएंगे हम वापस। अनाया की हालत समझकर उसे अपने गले लगाकर पुरस्कुन करने के बाद नाजिश उसे सुलाकर फिर खुद भी सो गई। रात का न जाने कौन सा पहर था जब अनाया और नाजिश गहरी नींद सोई हुई थी कि अचानक से कोई खिड़की के जरिए उनके कमरे में दाखिल हुआ और दबे कदमों के साथ अनाया के पास आकर नरमी से उसके चेहरे से चादर हटाकर उसे दीवानावार देखने लगा। ये उसकी नज़रों की तपिश ही थी जो कि उसकी नींद में खलल पैदा करने का बायस बनी और अनाया ने करवट बदल ली। तभी उसके मुंह पर स्याह हल्की सिल्की बाल गिर गए। इस शख्स के काम में रुकावट पैदा करने का ये काम कर रहे थे जो वह इतनी देर से अनाया को देखते हुए कर रहा था। कुछ सोचते शख्स ने अपने नरम हाथों से अनाया के चेहरे पर गिरे बालों को हटाना शुरू कर दिया। तभी किसी कलम से पाकर अनाया की आंख खोल के अपने सामने धरे में बैठे शख्स को वो बखूबी देख पा रही थी। उससे पहले खौफ से चीख पाती उस शख्स ने अनाया के नाजुक लबों पर अपना मजबूत हाथ रखकर उसकी चीख का गला घोट दिया और फिर अपने दूसरे हाथ से उसके हाथ पैर चलाकर खुद बेड से उठने की कोशिश कर रही थी। अनाया को मजबूती से पकड़ लिया। उसकी गिरफ्त इतनी सख्त की कि अब अनाया हिल भी नहीं पा रही थी। बस वो गर्दन मोड़े बेबसी से सुकून से सो रही नाजिश को देखते हुए दिल ही दिल में उसे पुकार रही थी कि शायद वो जाग जाए, मगर बेसुध। अगले पर वो शख्स अनाया के चेहरे के करीब आने लग गया। तब उसे उस शख्स का चेहरा साफ दिखाई देने लगा, मगर कमबख्त उस शख्स ने अपने मुँह पर निकाब किया हुआ था। उस शख्स की गर्म झुलसा देने वाली सांसें अपनी गर्दन और चेहरे पर महसूस करती वो खौफ से अपने आंखें बंद कर गई। इसका दिल था कि इस वक्त पसलियाँ तोड़कर बाहर आने को तैयार था। इस रफ्तार से धड़क रहा था वो। अनाया की गैर हो रही हालत को समझते ही शायद वो शख्स अपनी दिली कैफियत का गला घोटता। मजीद ऊपर वो अपने लबों का लम्स उसने अनाया की पेशानी पर छोड़ दिया। इस पर अनाया की सांसें बिल्कुल थम सी गई थी। वो धड़कनों की रफ्तार भी कम होने लगी थी, यकीनन वो बेहोश हो जाती अगर वो शख्स वापस अपनी पोजीशन में आकर अनाया के बाएं हाथ को पकड़ के वही रिंग उसकी उंगली में ना पहना देता। ऐसा करने के साथ ही वो जिस खामोशी से आया था उसी खामोशी से अनाया को छोड़कर खिड़की के रास्ते से वापस चला गया। वो जा चुका था, मगर अनाया अभी भी इसी खौफ की ज़ेर असर थी, क्योंकि वैसे ही उसे हर किसी शख्स से डर लगता था और ज़िंदगी में पहली मरतबा कोई गैर मर्द उसके इतना करीब हुआ था। कुछ देर मज़ीद साख्त रहने के बाद वो होश में वापस लौटी और गिरती पड़ती नाजिश के बिस्तर पर पहुँच उसने ज़ोर से उसे नाजिश को झंझोड़ डाला। क्या हुआ यार अनाया? अपनी आंखें मसलती वो बेजारिया से बोली। न न न न नाज, यहाँ पर अब कोई आया था और उसने मुझे क्या कह रही हो, कब, कैसे यार, मुझे तो पता भी नहीं चला। अनाया की बात काटते वो उससे सवाल करने लगी। नाज, इसने मेरे मुंह पर हाथ रखा था और मजबूती से मुझे पकड़ा हुआ था और फिर मेरी पेशानी पर इसने किस किया। मसल से कांपते हुए आंसू बहाने के साथ अनाया उसे एक एक बात बता रही थी। यार ये तो हद होगी, मुझे जगा देती तो मैं फिर उसकी सारी हीरोपंती निकालती। गुस्से से दांत पीसती नाजिश अनाया से कहने लगी। और ये देखो नाजिश ने मुझे वो रिंग भी पहना दी। अपना हाथ नाजिश के सामने करते हुए उसे वही अंगूठी दिखाने लगी जो अब उसके हाथ की जीनत बनी हुई थी। यार वो इतना कुछ कर गया और तुम कुछ भी ना कर सकी? मैं क्या
क्या करती नाज, मैं पूरी शॉक्ड थी। बेबसी से नाजिश को देखती हुए अपनी कैफियत के मुतालिक बता रही थी, जिस पर नाजिश को अच्छा खासा गुस्सा आ गया। बस कर दो यार, तुमसे कुछ भी नहीं हो सकता, ये उम्मीद करना ही बेकार है। अगर मेरे साथ ऐसा कुछ होता तो कसम से जान ले लेती उसकी। अनाया पर गुस्सा होती वह बगैर मजीद कुछ किए कहे दोबारा से सो गई, लेकिन अनाया की तो नींद जैसे कहीं गुम ही हो चुकी थी और बाकी की सारी रात बार बार खिड़की की जानब देखती खौफजदा होती हुई गुजरी थी उसकी। सुबह के 6 बजे उन दोनों के दरवाजे पर दस्तक हुई, देकर उन्हें कोई जगा गया, जबकि अनाया तो सोई ही नहीं थी। दस्तक की आवाज़ सुनकर नाजिश जागी और फिर बगैर कुछ बोले बस अनाया को उठने का इशारा करती हुए उसे अपने साथ खींचते चुपते छुपाते घर से बाहर निकल गई। कहाँ जा रहे हैं हम नाज? हैरानगी से नाज को अपने हाथ थामे कदम उठाते देख अनाया ने उसे पूछा। वो समझ ही तो नहीं पा रही थी कि आखिर नाजिश के दिमाग में चल क्या रहा है, क्या है। वो कल रात के वाक़े के बाद भी इसलिए अपने घर से बाहर इतनी सुबह निकल पड़ी है, यहाँ तक कि कपड़े भी तब्दील नहीं करने दिए थे उसने। ज़्यादा मत सोचो यार, ये आज फिर हमने वापस चले जाना है तो इसलिए फिर थोड़ा और घूम फिर ले, इस वजह से लाई हूँ तुम्हें मैं बाहर। नॉर्मल सा अंदाज़ बनाते नाजिश ने अनाया की तसल्ली करवानी चाहिए, जो न जाने हुई भी थी या नहीं। लेकिन नाज फिर से दादी गुस्सा हो गई तो अनाया खौफजदा होती इर्द गिर्द देखती बोली। वही नाजिश तो नज़रें हर तरफ का तवाफ़ कर रही थी। कोई बात नहीं यार, तुम दादी की फ़िक्र मत करो, मैं संभाल लूँगी, अनाया से कहते नाजिश उसे लिए फिर से घूमने लग गई कि अचानक एक शोर बर्पा हो गया, जिस पर वो दोनों शॉक्ड हो गई। मालिक आ रहे हैं, मालिक आ रहे हैं, छुप जाओ सब। गांव में मचने वाले शोर पर वो दोनों हैरान हो गई, जबकि गांव के सब लोग डर कर अपने अपने घरों में छुपने लगे। खासतौर पर नौजवान लड़कियों को उनकी माएँ खींच कर घर में बंद कर रही थी। अभी वो दोनों ये सब समझने में मसरूफ़ थी कि एक औरत पीछे से अनाया का हाथ पकड़ कर ज़बरदस्ती उसे खींचते हुए अपने साथ अपने घर ले जाने लग गई। खौफ के मारे अनाया से तो बोला भी नहीं गया, मगर नाजिश ये मंजर देख चुकी थी। तभी तेज़ी से उस औरत के करीब होकर एक झटके के साथ उसने अनाया का हाथ उस औरत की गिरफ्त से आज़ाद करवा दिया। कौन है आप और ये हरकत क्या थी? कहाँ ले जा रही हैं आप अनाया को? संजीदगी से उस औरत को देखते गुस्से से नाजिश ने सवाल कर दिया, जबकि खौफ उस औरत के चेहरे से साफ दिखाई दे रहा था। ये बातें करने का वक्त नहीं है, अपनी जान बचानी है तो चलो जल्दी, वरना बहुत पछताओगी। उस औरत के खौफजदा चेहरे को देखते न चाहते हुए भी न जाने क्यों नाजिश उसकी बात से मुत्तफिक होती है अनाया को लिए उसके घर चले गई। तब मजबूती के साथ उस औरत ने फ़ौरन अपने घर के दरवाज़ों को बंद कर दिया, साथ ही सभी खिड़कियों को भी बंद करने लगी। मगर बाहर होने वाले शोर को सुनकर नाजिश अपनी फितर से मजबूर खिड़की खोल कर बाहर देखने लगी, जहाँ अब बहुत सी गाड़ियाँ रुक चुकी थी और एक बड़ी सी गाड़ी में उसे उन सभी का मालिक बाहर निकला, जिसके पैरों को वहाँ गाँव के मर्द हाथ लगाकर यकीनन उसे सलाम पेश कर रहे थे। उन सभी की ऐसी हरकतें नाजिश को गुस्सा दिला रही थी, जबकि अनाया बेचारी तो सहम कर घर के एक कोने में खड़ी दिल ही दिल में ढेरों इन दोनों की हिफाजत की दुआएं करने में मसरूफ़ थी। अपने पैरों को छू रहे किसी भी फ़र्द को जवाब दिए बगैर उनके मालिक की नज़रें किसी की मतलाशी थीं। जब अचानक इर्द गिर्द देखते उसकी नज़र खिड़की से खुद को ही देखने नाजिश पर पड़ गई और फिर अगले ही पल एक तंजिया मुस्कुराहट के साथ उसने इशारे से अपने गुंडों को इस घर का दरवाज़ा खोलने का हुक्म पेश कर दिया, जबकि नाजिश अब खिड़की बंद किए भागकर अनाया के करीब जाकर खड़ी हो गई, जैसे उसने तो कुछ किया ही ना हो। जबकि वो औरत भी अपने खौफ की वजह से नाजिश पर ध्यान न दे पाई थी, वरना वो ही से मना कर देती बाहर देखने से। देखते देखते बहुत से हटे-कटे मर्द इस घर के करीब पहुंचकर ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने लग गए। इन्हें कैसे पता चल गया अपने दरवाजे के खटखटाने पर? वो औरत खौफजदा होती मुँह ही मुँह में बड़बड़ाई, क्या पता चल गया, बताएं कुछ, कौन है बाहर? नाजिश ने झट से सवाल कर दिया, जबकि अनाया तो खौफ के सबब मर जाने वाली हो गई थी। तुम दोनों जल्दी चलो मेरे साथ। नाजिश की बात का जवाब दिए बिना उस औरत ने दोनों को अपने साथ खींचते तेज़ी से एक लकड़ी की अलमारी में जाने का इशारा कर दिया, जिस पर अमल करते वो दोनों अंदर चली गईं। यहीं पर ही रहना और शोर बिल्कुल मत करना, कांपते हुए कहती उस औरत ने अलमारी के दरवाजे को बंद कर दिया और फिर दरवाजे की जानिब बढ़ी। कौन है? दरवाज़ा खोल, मालिक तुझसे बात करना चाहते हैं। उस औरत के सवाल पर करने पर सामने से उसे कहा गया। तब उस औरत ने दरवाज़ा खोल दिया और नज़रें झुकाए खड़ी होगी। अगले ही लम्हे उसके घर में मौजूद मालिक ने कदम रखा, जिसके जूतों को देखते ही औरत मजीद कांपना शुरू हो गई। वो लड़कियां कहाँ पर हैं? एक भारी पुरस्कार सी आवाज़ में सवाल किया गया था, जो अलमारी में बंद छुपी अनाया नाजिश को भी साफ सुनाई दिया। मालिक, कौन सी लड़कियां मुझे नहीं मालूम। अपने खौफ से कांपती जुबान में उस औरत ने झूठ बोला, जिसकी सजा से एक जोरदार थप्पड़ की सूरत में मिली। तुझे नहीं मालूम बोलती क्या झूठ बोलती है साली, मुझसे झूठ बोलेगी तू? इतनी हिम्मत आ गई तुझ में? मुसलसल उस औरत को मारते पीटते मालिक ऊंची आवाज़ में धाड़ रहा था। वहीं नाजिश उस औरत की चीखें
की आवाज़ें मज़ीद ना सुन पा रही, खुद पर से इख्तियार खोकर अलमारी का दरवाज़ा खोल दिया। तुम यहीं पर रुको अनाया, मैं अभी इन जाहिलों को सबक सिखाती हूँ। समझते क्या है ये खुद को? नाज प्लीज़ मत जाओ, तुमने सुना नहीं, वो हमें ही ढूंढ रहे हैं। नाजिश का हाथ थाम कर अनाया बहुत धीमी आवाज़ में उससे बोली। तो क्या यार, हम क्या कोई चोर हैं जो छुपते फिरेंगे? हम क्यों डरे उनसे? अच्छा अनाया, तुम ऐसे करो, इस खिड़की से बाहर निकलो, मैं अभी तुम्हारे पास आती हूँ, फिर हम बाहर जाएंगे यहाँ से। अनाया को हुक्म देती नाजिश ज़बरदस्ती अनाया की बाजू पकड़ कर अपने से अपना हाथ निकालती बाहर उस औरत के पास चली गई, जब ज़मीन पर गिरी हुई थी, जबकि खून उसके जख्मों से रस रहा था, जो यकीनन उसी मारपीट की वजह से हुआ था। और हेलो मिस्टर जाहिर, कौन हो तुम और समझते क्या खुद को? छोड़ो इन्हें। अपने पीछे से किसी नसवानी आवाज़ को सुनकर मालिक ने पलट कर नाजिश को देखा और फिर खूनखार नजरों से देखते हल्का से झुककर इस औरत को बालों से पकड़कर खड़ा करते हुए एक झटका दिया, जिससे वो औरत दर्द से बुलबुला उठी। समझ नहीं आ रही तुम्हें? मैंने कहा छोड़ो उन्हें, वरना। नाजिश के गुस्से से चीखने पर मालिक ने फिर से ज़मीन पर उस औरत को पटकते हुए ठोकरों से मारते उसे मजीद तकलीफ देनी शुरू कर दी, जिससे उसकी चीखों में भी इजाफा होने लगा। साथ ही नाजिश का भी गुस्सा सातवें आसमान पर जा पहुंचा। तुम्हारी तो गुस्से से दांत पीसते नाजिश अगले ही पल मालिक के करीब और फिर अपनी पूरी कुव्वत से खींचकर एक थप्पड़ मालिक के मुंह पर दे मारा, जिस पर तैश में आते उसके गुंडों ने अपनी बंदूकें निकाल ली। उनका रुख नाजिश की जानिब था। वहीं मालिक ने अपना हाथ उठाकर उन्हें मना कर दिया। अपनी लहू रंग आंखों का नज़रों का रुख नाजिश की तरफ किया। उसकी नज़रों में इतनी वहशत थी कि नाजिश को फ़ौरन अपनी गलती का एहसास हो गया कि आखिर क्या कर दिया उसने, किस मुसीबत को दावत दे दी। तूने मुझे मारा, इस गांव के मालिक पर हाथ उठाया, बस देख तू, तेरा हश्र तो मैं वो करूँगा जो कि खुद मरने की दुआएं करेगी तू। इस मालिक की गुस्से में दी गई धमकी पर नाजिश को एहसास हो गया कि क्या कर चुकी है वो। तभी जल्दी से भागकर वो कमरे में गई जहाँ वो अलमारी थी, और फिर दरवाज़ा लॉक करके तेज़ी से खिड़की बनाकर बाहर निकलने के बाद वो अपना इंतजार कर इनाय के पास पहुंची। जल्दी भागो यार। अनाया का हाथ पकड़कर नाजिश ने फुल स्पीड में दौड़ लगा दी। अनाया यार, एक बहुत बड़ी गलती होगी मुझसे, हमें अभी निकलना होगा वापस कराची के लिए। मुसलसल दौड़ते नाजिश ने हाँफते हुए अनाया से कहा, जबकि वो मज़ीद खौफज़दा हो गई। अगली कुछ देर में वो दोनों घर पहुंच गई थी, तो सीधा जाकर उन्होंने सब कुछ दादी को बता दिया। अब वो और कोई ऑप्शन भी तो नहीं था उनके पास। वैसे भी खौफ इस कदर सवार हो गया था उन पर कि कुछ सोच समझ ही नहीं पा रही थी वो। अरे मेरे अल्लाह, ये क्या कर दिया तुम दोनों ने? अब क्या होगा? देखो ये बुरके पहनो फ़ौरन, और गाड़ी से मत जाना, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मैं तुम्हें बस स्टॉप तक छोड़ कर आती हूँ, वहाँ से भाग जाओ तुम। गाड़ी की दादी की बात मानते तेज तेज चलते हाथ चलाते नाजिश और अनाया ने वो बुरके पहन लिए, और फिर जल्दी से दादी उन्हें लिए भागते हुए बस स्टॉप तक ले आई। बिल्कुल खामोश रहना तुम दोनों, और अपनी शक्ल बिल्कुल मत दिखाना। नाम भी कोई पूछे तो गलत बता देना, ठीक है? बस के करीब पहुंचकर जो जाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी थी, दादी उन्हें हदायत देने लगी। जी जी दादी। दोनों ने एक साथ दादी से कहा था। तब दादी खुद तेज़ी से वापस के लिए पलटी, ताकि मालिक अगर उनके घर पहुंच जाए तो वो वहाँ पर मौजूद हों और उन्हें उन पर शक न हो पाए। जब अनाया और नाजिश बस में सवार हो गई, तब वहाँ काफ़ी रश था। बैठने के लिए जगह भी मौजूद नहीं, बामुश्किल मिली थी उनको। नाजिश सबसे आगे खुद मौजूद सीट पर बैठी थी, जबकि अनाया सबसे पीछे। अभी बस थोड़ी ही आगे बढ़ी थी वो कि रास्ते में बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों में मौजूद कुछ गुंडों ने बस को रुकवा दिया, और सब पैसेंजर्स को नीचे उतरने का हुक्म जारी कर दिया। सब ही डर कर बस से उतरने लगे थे। इनमें से एक गुंडा खुद बस में चढ़कर दो लड़कियों के बारे में पूछ रहा था, मगर किसी को इस बात का इल्म नहीं था। आखिर में अनाया बस से उतर रही थी कि तभी मालिक खुद भी बस में उन्हें तलाश करने के लिए आने लगा कि अचानक अनाया मालिक के साथ टकरा गई। अपनी बड़ी बड़ी खौफजदा आंखों को उठाया अनाया मालिक की तरफ देखने लगी, और फिर जल्दी से नजरें झुकाए साइड से गुजरकर बस से नीचे उतर गई। अनाया ने मालिक के चेहरे को ज़्यादा गौर से नहीं देखा था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खौफजदा थी, और कुछ सेकंड से ज़्यादा ना ही वो मालिक के चेहरे को देख पाई थी। नीचे उतरते ही अनाया नाजिश को ढूंढने लग गई, लेकिन लोगों का बहुत ज़्यादा रश था। इतने में मालिक ने बस से दोबारा उतरकर नाजिश के बुरके के नीचे स्लिम जोकर को देख लिया, और अपने गुंडों को इशारा करके उसे गाड़ी में डालने का हुक्म दे दिया, और खुद एक बड़ी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चला गया। मगर इस बात से अनाया और नाजिश दोनों ही बेखबर थीं। उनके बस चेक करने के बाद सभी लोग वापस बस में सवार हो रहे थे, उनमें अनाया भी शामिल थी, लेकिन नाजिश सबसे आखिर में खड़ी अंदर जाने का इंतजार कर रही थी। कितने में बस चल पड़ी। बस को रोको, मुझे तो आने दो। नाजिश ने बस चलती देखी तो ऊंची आवाज़ में बोली। अनाया भी नाजिश को बाहर देखकर कंडक्टर को कहने लगी कि बस रोकें, मेरी दोस्त अभी नहीं आई है अंदर। मगर मजाल थी कि बस रुक जाती, तब नाजिश ने भागना शुरू कर दिया।
और अचानक किसी ने नाजिश का हाथ पकड़ लिया और उसके कदम वहीं पर ही थम गए। हम छोड़ दें तुम्हें, किसी आवाज़ में नाजिश ने पलट कर देखा तो एक गुंडे ने उसके हाथ को पकड़ा हुआ था। छोड़ो मुझे। छोड़ देंगे, पहले हमारे मालिक से तो मिल ले। नाजिश के चीखने पर इसी गुंडे ने जवाब दिया, क्या बकवास कर रहे हो तुम। वो गुस्से से बोली, चल मेरे साथ। नाजिश के गुस्से होने पर इसी गुंडे ने उसके सर पर बंदूक रख दी, जिसे खौफजदा हो गई। फिर जबरदस्ती नाजिश को गाड़ी में बिठा दिया गया। अगले पल गाड़ी ने फुल स्पीड में चलना शुरू कर दिया।